सम्राट गुस्से में हुकुमसा के पास आता है और कहता है, पास्ट हो या प्रेजेंट आई डोंट केयर, मुझे ये लड़की मंजूर नहीं है और मैं ये शादी नहीं करूंगा। ये कहकर सम्राट गुस्से में वहां से चला जाता है और उसके पीछे अभिषेक भी जाता है। उसके जाते ही काव्या की माँ कहती है, हुकुमसा ये सब झूठ है। इस पे दादी सा कहती है, तू की कहना चाहती है कि मारा कबीर झूठ बोल रहा से। विक्रम काव्या से पूछता है, काव्या क्या ये सच है? अब काव्या समझ गई थी कि उसके झूठ बोलने से अब कोई फायदा नहीं होगा, इसलिए वो कहती है, हाँ भैया, और अब ऐसा कुछ नहीं है। सबके लाइफ में शादी से पहले कोई ना कोई होता है, इस पे इतना रिएक्ट करने की क्या जरूरत है? ये सुनकर हुकुम सा कहते हैं, हम जानते हैं आप नई पीढ़ी, आपके नए ख्यालात हैं, लेकिन ये जानते हुए कि आप कबीर के साथ थी जो कि उसका भाई लगता है, तो सम्राट आपको अपनी पत्नी के रूप में कैसे अपना पाएगा? और हमें भी अब ये शादी मंजूर नहीं है। इस पर उसकी माँ कहती है, इतना सब कुछ हो गया है, आज रात को शादी है, अब आप ये शादी कैसे तोड़ सकते हैं? यहाँ काव्या के पापा को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करें। उन्हें पता था कि इसमें काव्या की ही गलती है, इसलिए वो हुक्म साड़कर कहते हैं, माफ कर दीजिए हुक्म सा, लेकिन बारात लेकर वापस मत जाइए। क्या इज्जत रहेगी हमारी समाज में? आप कभी किसी के साथ अन्याय नहीं करते, तो हमारे पर भी थोड़ा रहम करिए। अगर बिना बेटी को विदा किए गए तो समाज में हमारा रहना दुभ हो जाएगा। ये कहते हुए उनकी आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। ये देखकर दादी सा कहती है, थारी बेटी अब रानी सा बनने के योग्य नहीं, मारे को जे छोरी मंजूर ना से। इस पर हुकुम सा कहते हैं, देखिए माथुर साहब, काव्या से अब सम्राट की शादी नहीं हो सकती। दोनों परिवारों के बीच अब रिश्ता नहीं हो सकता। ये सुनकर काव्या के पापा कहते हैं, नहीं हुकुम सा, ऐसा नहीं होगा, हम आपको बारात लेकर लौटने नहीं देंगे। इस पर हुकुम सा सोचने लगते हैं कि आज अगर शादी नहीं हुई तो दोनों ही परिवारों की बदनामी होगी और वो राजघराने की इज्जत पर कोई अंश नहीं आने देना चाहते। इसलिए वह कुछ सोचकर कहते हैं, ठीक है, इसमें दोनों परिवारों के सम्मान का मामला है तो आज होगी शादी, लेकिन दुल्हन के रूप में काव्या नहीं, आपकी मुख बोली बेटी पिया होगी। कहिए मंजूर है? यह सुनकर वहां खड़ी पिया दंग रह जाती है और माथुर साहब भी सोच में पड़ जाते हैं। वह पिया की माँ की तरफ देखते हैं और कहते हैं, राधिका, अगर तुम्हें कोई ऐतराज ना हो तो पिया की शादी। वो ये कह ही रहे थे कि तभी काव्या की माँ कहती है, अरे ये क्या बात हुई, मेरी बेटी की शादी है, आज आप ऐसे कैसे दुल्हन बदल सकते हैं? इस पर माथुर साहब गुस्से से कहते हैं, भगवान के लिए अब अपना मुंह बंद रखिए, स्वयं जो कर रहे हैं वह सोच समझ कर रहे हैं। रानी सा अपनी आंखों से आंसू पोंछकर पिया के पास जाती है और उससे कहती है, बेटा, सम्राट की शादी जल्द से जल्द होना बहुत जरूरी है। उसकी कुंडली में दोष है, अगर शादी नहीं हुई तो उसकी जान को खतरा है। अब आप ये सब संभाल सकती है। पिया को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या जवाब दे। वो ऐसे शादी नहीं करना चाहती थी और उस एकडू कुंवरसा से तो बिल्कुल भी नहीं। इस पर दादी सा कहती है, थारा दिमाग ठिकाने पर है कि नहीं? संगीता, एक नौकरानी की बेटी रानी सा कैसे बन सके हैं? यह तो विधि का विधान है, राजमाता स्वयं महादेव का निर्णय है यह। ये कहते हुए गुरुजी वहां आते हैं। इस पर दादी सा कहती है, लेकिन गुरुजी, गुरुजी दादी सा के पास आते हैं और कहते हैं, ईश्वर जो करता है वह अच्छे के लिए करता है। वह पवित्र भूत जब पहले ही इस लड़की के ऊपर गिर गया था तभी मारे को आशंका हो गई थी। यह ऊपर वाले का ही इशारा है, उसके निर्णय को आदेश मानकर इसका पालन कीजिए। यह सुनकर हुकुम सा पिया प्रिया से पूछते हैं, आपको यह शादी मंजूर है कि नहीं? बिना आपकी मर्जी के हम अपने स्वार्थ के लिए आपको मजबूर नहीं करेंगे। प्रिया को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे। वह शादी के लिए यहाँ करना नहीं चाहती थी और ना बोलने में उसे अजीब लग रहा था। वह अपनी माँ के पास आती है और अपना सिरनामे हिला देती है। ये देख उसकी माँ समझ जाती है कि वह शादी के लिए तैयार नहीं है। वो हुकुम सा से कहती है, हुकुम सा, पिया वो अभी इतनी समझदार नहीं है कि ये सब संभाल सके। उसे बड़े लोगों के तौर तरीके नहीं पता, वो नहीं संभाल पाएगी। इस पर विक्रम भी कहता है, माफ कीजिए हुकुम सा, पिया अभी शादी के लायक नहीं है। वह इतनी मच नहीं है अभी और वह ये शादी करना भी नहीं चाहती। मैं अपनी बहन के साथ कोई जबरदस्ती नहीं होने दूंगा। पापा चलिए अब यहाँ से। माथुर साहब उसकी बातों को अनसुना करके राधिका और पिया के पास जाते हैं और हाथ जोड़ के कहते हैं, पिया, मैंने हमेशा तुम्हें अपनी बेटी की तरह माना है। पिता के सम्मान पर कोई उंगली उठाए, क्या एक बेटी को यह अच्छा लगेगा? ये सब सुनकर पिया की आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह आखिर किस धर्म संकट में फंस चुकी है। सम्राट से शादी करने का ख्याल ही उसकी रूह को कपा दे रहा था। वो उनकी बात का कोई जवाब नहीं देती और वहां से चली जाती है, लेकिन यहाँ पिया की माँ उनकी बात को सुनकर सोच में पड़ गई थी। डॉट डॉट, उन्होंने जो कहा था वो बिल्कुल सच था। अगर वह नहीं होते तो आज वो और उसकी बेटी दोनों डर डर की ठोकरें खा रहे होते। माथुर साहब ने सच में पिया के लिए बहुत कुछ किया है, जितना और कोई नहीं करता, और अब उनके लिए भी कुछ करना होगा। इसलिए वो कहती है, माथुर साहब, इस तरह हाथ जोड़कर हमें शर्मिंदा ना करें। आपने जो हमारे लिए किया है वो जीवन में कभी चुकता नहीं कर सकते। आपके सम्मान को कुछ नहीं होगा। पिया ये शादी करेगी, आज शादी होकर रहेगी, मैं समझा दूंगी उसे। यह सुनकर विक्रम उनके पास आता है और कहता है, छोटी माँ, आप कैसी बातें कर रही हैं इन सब में? उसका क्या दोष जो हम उसकी बिना मर्जी से शादी करा दे, वो भी ऐसे इंसान से जो उससे बिल्कुल अलग है। कुंवरसा और पिया के बीच कोई कंपैटिबिलिटी नहीं है, वह दोनों एक दूसरे के साथ एडजस्ट नहीं कर पाएंगे। यह सुनकर रानी सा कहती है, पिया की चिंता मत करो, विक्रम मेरे होते हुए उसे कभी माँ की कमी महसूस नहीं होगी। काव्या के पापा विक्रम से कहते हैं, विक्रम, हुकुम सा का अगर यह निर्णय है तो हम सबको मानना ही होगा। दोनों परिवारों के बीच यह समझौता करना ही होगा।
दूसरी तरफ यहाँ कमरे में सम्राट अपनी बालकनी में खड़ा था। उसके पीछे अभिषेक था, जो बहुत देर से उसे समझा रहा था कि वह ये शादी ना तोड़े यार, हर किसी के लाइफ में कोई एक्स होता है, तेरे लाइफ में भी था। तो तू काव्या के ऊपर इतना गुस्सा क्यों कर रहा है? इस पे सम्राट कहता है, मुझे नहीं बनाना ऐसी लड़की को अपनी पत्नी, बस वो कबीर के साथ थी, अब वो मेरी पत्नी बनेगी। इट्स महाबारा सिंह। वो ये कह ही रहा था कि तभी रानी सा उसके कमरे में आती है। वह सम्राट के पास जाती है और कहती है, अब गुस्सा करना बंद कीजिए, हमारी ही गलती है, हमने जल्दबाजी में फैसला ले लिया कबीर को पहले ही ये बता देना चाहिए था। इस पर सम्राट कहता है, मैं आप लोगों के ड्रामे से तंग आ चुका हूँ, नहीं करना हमें कोई शादी और ना ही हुक्म सा बनना है, मैं जा रहा हूँ वापस न्यूयॉर्क, वहां शांति से रहूंगा। ये सुनकर रानीसा कहती है, कहीं नहीं जाएंगे आप, और आज आपकी शादी होकर रहेगी। रानीसा की बात सुन सम्राट को और गुस्सा आने लगता है और वह चिल्लाकर कहता है, आपका दिमाग खराब हो गया है क्या? आपको समझ नहीं आया मैंने क्या कहा? अरे नहीं करनी मुझे काव्या से शादी। इस पर रानीसा कहती है, काव्या नहीं, आपकी शादी पिया से होगी। यह सुनकर सम्राट हैरान रह जाता है और चिढ़ते हुए कहता है, दैट्स नॉट पॉसिबल, नेवर। इस पर रानीसा कहती है, क्यों? हमें कुछ नहीं सुनना, आप पिया से शादी करेंगे बस। रानीसा की बातों से परेशान होकर सम्राट गुस्से में कहता है, शादी, वह भी उस नासमझ लड़की से, बिल्कुल भी नहीं। वो ये कह ही रहा था कि तभी वहां हुकुम सा आ जाते हैं और कहते हैं, अब कोई और रास्ता नहीं है सम्राट, पूरी समाज आएगी शादी में, बाहर सारी मीडिया खड़ी है, अगर शादी नहीं हुई तो बहुत बदनामी होगी, इसलिए ये हमारा आदेश है कि आप पिया से शादी करेंगे। इस पर सम्राट कहता है, लेकिन वह लड़की हुकुम सा उसके पास आते हैं और उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहते हैं, आज तक हमने आप पर किसी भी चीज के लिए जोर नहीं डाला, हमेशा से आप वही करते आए हैं जो आपको अच्छा लगे, लेकिन मत भूलिए आप किस खानदान से ताल्लुक रखते हैं, हमारी इज्जत है समाज में, अगर शादी नहीं हुई तो राज परिवार का मजाक बनकर रह जाएगा, कम से कम राजघराने के सम्मान का तो सोचिए। दूसरी तरफ यहाँ बिस्तर पर बैठी पिया के आंखों से आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। शादी का सोचकर ही उसे डर लग रहा था, इतने खड़ूस और गुस्सैल इंसान के साथ वो कैसे रहेगी। वो ये सोच ही रही थी कि तभी कमरे में पिया की माँ राधिका आती है। वो उसके सामने बिस्तर पे बैठ कहती है, पिया देख, मैं जानती हूँ तू ये शादी नहीं करना चाहती, लेकिन कभी कभी अपने परिवार के लिए बलिदान देना होता है। माथुर साहब ने हमारे लिए बहुत कुछ किया है, अगर आज जरूरत के वक्त हम उनके लिए खड़े नहीं रहे तो ये अच्छी बात तो नहीं ना। ये सुनकर पिया अपनी आंसुओं को पोंछते हुए कहती है, लेकिन माँ, मैं शादी नहीं कर सकती, मैं कुंवरसा से शादी नहीं करूंगी, उनके साथ नहीं रह पाऊंगी मैं। इस पर उसकी माँ कहती है, बेटा धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा, जो होता है वह भगवान सबकी भलाई के लिए ही करते हैं। इस पर पिया गुस्से में कहती है, मैंने कहा ना आपसे, मुझे उनसे शादी नहीं करनी, और भी तो दूसरी लड़कियां हैं ना, तो आप लोग मेरी ही बलि क्यों चढ़ा रहे हैं? राधिका को समझ नहीं आ रहा था कि वह अब पिया को कैसे समझाएं, उन्हें बुरा भी लग रहा था कि पिया के साथ उन्हें जबरदस्ती करना पड़ रहा है, लेकिन वह अब धर्म संकट में फंस चुकी थी। वो कुछ सोचकर पिया से कहती है, ठीक है, अगर तू यही चाहती है तो हम अभी के अभी जैसलमेर छोड़कर चले जाएंगे। ये सुनकर पिया कहती है, हाँ ठीक है, लेकिन हम कहाँ जाएंगे? इस पर राधिका कहती है, वो तू सोच, और कहाँ ठिकाना है हमारा, सड़क पर रहेंगे, भीख मांगकर खाएंगे आएंगे। ये सुनकर पिया को गुस्सा आने लगता है और वह कहती है, ऐसा क्यों बोल रही है? आप सब पता है मुझे, आप मुझे इमोशनली ब्लैकमेल कर रही है। ठीक है, आप सब यही चाहते हैं ना, तो मैं तैयार हूँ शादी के लिए, आप सब रहिए आराम से, मैं मर भी क्यों ना जाऊं, आपको क्या फर्क पड़ता है? लेकिन एक बात याद रखिएगा, अब मैं आपसे या माथुर परिवार के किसी भी सदस्य से कोई रिश्ता नहीं रखूंगी। यहाँ काव्या बहुत गुस्से में थी, उसने गुस्से से अपने कमरे में रखा सारा सामान फेंककर तोड़ दिया था। उसकी माँ समझ नहीं पा रही थी कि उसे कैसे रोके। वो काव्या को जबरदस्ती पकड़कर बिस्तर पर बिठाती है और कहती है, पागलपंती मत कर, इन सब में तेरी ही गलती है, क्या जरूरत थी कबीर के चक्कर में पड़ने की, तूने खुद बिगाड़ा है सब कुछ। इस पे काव्या कहती है, कबीर से प्यार मैंने सिर्फ अपने फायदे के लिए किया था, घर का बड़ा बेटा होने के नाते हुकुम सा वो बनने वाला था, लेकिन उसकी दादी फिर ये फैसला सुनाया कि हुकुम सा वो नहीं सम्राट बनेगा, इसलिए मैंने उससे सारे रिश्ते तोड़ दिए थे। ये सुनकर उसकी माँ कहती है, पर अब क्या? रानी सा बनने के लिए तूने इतना कुछ किया और अब वो नौकरानी को 2 टके की बेटी रानी बनेगी। अरे कुछ आता जाता है नहीं, उसे पता नहीं हुकुम सा उसमें क्या दिखा। इस पर काव्या कहती है, कभी नहीं बनेगी रानी, तो क्या मैं उसे राठौर घराने के बहू और सम्राट की पत्नी तक नहीं बनने दूंगी? वो एक नौकरानी की बेटी है और वहां भी वह सिर्फ नौकरानी की तरह ही रहेगी, चाहे इसके लिए मुझे किसी भी हद तक जाना पड़े, मैं जाऊंगी। जैसलमेर की रानी सा सिर्फ काव्या बनेगी। यहाँ दूसरी तरफ कबीर गुस्से से आग बबूला हो रहा था, शादी तोड़ने का उसका प्लान कोई काम नहीं आया। उसकी माँ उससे चिढ़ते हुए कहती है, कोई काम नहीं आया थारा प्लान, शादी तो अब भी हो ही रही है, बस अब सम्राट हुकुम सा बनेगा, तेरे किए हुए कांड के बारे में उसे पता चलेगा और वह धक्के मार के हम सबको राजघराने से बेदखल कर देगा। इस पर कबीर कहता है, थोड़ी देर के लिए चुप रहेंगी, आप सोचने दीजिए मुझे कुछ। यहाँ धीरे धीरे शादी का मुहूर्त सामने आ रहा था। शादी की सारी तैयारियां वैसे ही चल रही थी, लेकिन सबका मन मायूस ही था। मेहमान भी आना शुरू हो गए थे और राज परिवार अपनी पूरी कोशिश कर रहे थे कि बाहर से आए लोगों को दोपहर में हुए बात की कोई भनक भी ना लगे। शादी के लिए सब तैयार हो चुके थे, लेकिन काव्या का भाई विक्रम अब भी परेशान था। वो जानता था कि पिया ये शादी नहीं करना चाहती थी, उसे ये बात बहुत गलत लग रही थी, लेकिन अब वो कर भी क्या सकता है। यहाँ कमरे में शीशे के सामने बैठी पिया खुद को देख रही थी
ऑरेंज कलर के लहंगे में वह बेहद खूबसूरत लग रही थी, लेकिन उसका मन बिल्कुल उदास था। महंगे कपड़े और जेवरात में वह खुद को पहचान ही नहीं पा रही थी। ये सब बस उसे एक जंजीर की तरह लग रहा था। वही लहंगा था जो उस दिन मॉल में उसे बहुत पसंद आया था। उसे नहीं लगा था कि वह कभी ऐसा लहंगा जिंदगी में पहन पाएगी, बट आज उसने वही लहंगा पहन रखा था। लेकिन अपनी जिंदगी की कीमत देकर इस लहंगे में उसका दम घुट रहा था। वह सब कुछ छोड़कर यहाँ से भाग जाना चाहती थी। वो ये सब सोच ही रही थी कि तभी कमरे में विक्रम आता है। डॉट डॉट उसे देख पिया तुरंत शीशे के सामने से उठती है और जाकर उसे गले से लगाकर रोते हुए कहती है, मुझे ये शादी नहीं करनी भैया। डॉट डॉट मैं वहां कैसे रहूंगी, मुझे नहीं जाना उन लोगों के साथ। इस पर विक्रम पिया के सिर पर हाथ रखते हुए कहता है, अगर तू नहीं चाहती तो ये शादी नहीं होगी पिया। ये सुनकर पिया विक्रम को देखकर कहती है, पर कैसे? इस पर विक्रम कहता है, हम अभी निकलते यहाँ से, कोई कुछ भी कहे हमें नहीं सुनना। अब वो जबरदस्ती तुझे पकड़कर तो शादी नहीं करेंगे ना। वो ये कह ही रहा था कि तभी वहां उसके पापा और पिया की माँ आते हैं। विक्रम की बात सुनकर उसके पापा कहते हैं, ये क्या उल्टा सीधा सिखा रहे हो, तुम जाओ यहाँ से। ये कहकर वो पिया के पास आते हैं और बोलते हैं, पिया आज तुमने मेरी इज्जत बचा ली। तुम्हारा ये एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगा और तुम डरो मत। शादी के बाद कुछ दिन अजीब लगेगा, फिर तुम उन सबके साथ घुल मिल जाओगी। इस कर पिया की माँ कहती है, हाँ बेटा है, लड़की के जिंदगी में यह दिन तो आता ही है। थोड़ा हिम्मत रख, और वैसे भी हमारा मिलना तो होता रहेगा। पिया उनकी बातों का कोई जवाब नहीं दे रही थी। इतने में विक्रम कहता है, पिया तुम इनकी भी अपने मन की सुनो, डॉट डॉट और चलो मेरे साथ, यहाँ सबके सम्मान का ठेका तुमने नहीं लिया है। ये कहकर वो पिया का हाथ पकड़कर जाने लगता है, लेकिन पिया रुक जाती है और आंसू पोंछ कर कहती है, सब लोग आ गए हैं, हम चले गए तो और हंगामा होगा। मैं आप लोगों को तकलीफ में नहीं देख सकती। ये शादी करने के अलावा मेरे पास कोई और रास्ता नहीं है। इस पे पिया की माँ भी कहती है, होश से काम लो विक्रम, ये हमारे घर के इज्जत का मामला है। हर चीज अपने मन के मुताबिक नहीं होती। ये सब सुनकर विक्रम सोच में पड़ जाता है। वो पिया के कंधे पर हाथ रखकर कहता है, जानता हूँ अंदर से तू बहुत डरी हुई है, मेरे घर से जा रही है, लेकिन ये मत सोचना कि मैं तेरे साथ नहीं हूँ। अगर वहां तुझे कोई भी परेशानी हो, कोई भी अत्याचार हो या सम्राट तेरे साथ कोई बदसलूकी करे तो तू तुरंत मुझे बताएगी, मैं उसी वक्त तेरे पास आ जाऊंगा। यह सुनकर पिया अपना सिर हाँ में हिलाती है, लेकिन विक्रम पापा के कहते हैं, तुम जो बोल रहे हो वैसा कुछ भी नहीं होगा। ये कहकर वह वहां से चले जाते हैं। पुरानी हवेली के बड़े से आंगन में बीचों बीच शादी जहां मंडप बांधा गया था। पूरा मंडप फूलों से सजा था और तरफ चकाचौंध नजर आ रही थी। सारे मेहमान भी अब आ चुके थे। यहाँ अयान की नजरें भी बार बार भीड़ में पिया को खोज रही थीं। मंडप में गुरुजी और उनके साथ एक दूसरे पुरोहित भी बैठे थे। गुरुजी रानीसा को बुलाकर कहते हैं, मुहूर्त सामने है, वर वधू को यहाँ बुला लीजिए। इस पर रानीसा कहती है, जी। ये कहकर वो शरिष्ठी के पास जाकर उससे कहती है, आप जाकर लड़कियों को बोलिए पिया की नीचे के आने, हम देखते सम्राट तैयार हुए कि नहीं। जरूर अभी भी गुस्से में ही होंगे। इस पर श्रेष्ठी कहती है, गुस्से में तो होंगे ही। ये क्या बात हो गई, ऐसे आप लोगों ने दुल्हन बदल दिया। ये सुनकर रानीसा कहती है, बदलना पड़ा क्योंकि उनकी ही जिद थी कि वो काव्या से शादी नहीं करेंगे और आज किसी भी हाल में उनकी शादी करानी ही है। बस रानीसा की बात सुनकर सृष्टि मुंह बनाकर वहां से चली जाती है। यहाँ जब रानीसा सम्राट के कमरे में आती है तो सम्राट अभी भी दिन के ही कपड़ों में था। वह सोफे पर बैठा था और लैपटॉप पर कुछ काम कर रहा था। यह देखकर रानीसा कहती है, आप अब तक तैयार नहीं हुए, मुहूर्त हो गया है, इतने सारे तो बाधाएं आ चुकी हैं, अब और भी अपशगुन कराना है आपको। यह सुनकर सम्राट गुस्से में अपना लैपटॉप बंद करता है और सोफे से उठकर कहता है, चलिए। इस पर रानीसा कहती है, अरे कपड़े तो बदल लीजिए। रानीसा की बात सुनकर सम्राट फ्रस्ट्रेट होकर कहता है, अब इसमें क्या प्रॉब्लम है, शादी किसी भी कपड़ों में कर सकते हैं, फॉर एज इट डजेंट मैटर। यह सुनकर रानीसा अपना सिर ना में हिलाते हुए कहती है, नहीं नहीं, सब लोग नीचे आए हुए हैं, कुछ भी मत बोलिए, जाइए तुरंत शेरवानी पहनकर आइए, आपको हमारी कसम। यहाँ दूसरी तरफ पिया कमरे में बिस्तर पर बैठी थी और उसकी माँ भी उसके बगल में बैठ उसे समझा रही थी। लेकिन पिया उनकी बातों पर कोई ध्यान नहीं दे रही थी और उसे बहुत कमजोरी सा भी महसूस हो रहा था, क्योंकि आज उसका व्रत भी था। 16 सोमवार का व्रत उसने मनचाहे और अच्छे जीवन साथी के लिए किया था। पर पता नहीं महादेव ने उसे अगडू और घमंडी आदमी क्यों दे दिया, आखिर क्या कमी रह गई थी गई उसकी भक्ति में। वो ये सब सोच ही रही थी कि तभी कमरे में सारा आती है और कहती है, पिया चलो, सब नीचे बुला रहे हैं। ये सुनकर पिया की धड़कनें और बढ़ जाती है। दूसरी तरफ यहाँ सम्राट को लेकर रानीसा मंडप में आ चुकी थी। स्टार ने एक ब्लू कलर का हल्का कुर्ता पहन रखा था जिसमें सामने के 2 बटन खुले थे। वह इस मामूली से कुर्ते में भी काफी डशिंग लग रहा था। रानीसा चाहती थी कि वह उनकी लाई हुई शेरवानी पहने, लेकिन सम्राट फिलहाल मंडप में आकर शादी कर रहा था। यही उनके लिए बहुत बड़ी बात थी। वह सम्राट के पास जाकर उससे धीरे से कहती है, देखिए सब देख रहे हैं, अब चिढ़े हुए नहीं, खुश रहिए और आप या के सामने ठीक से रहिएगा। एक तो वह बेचारी वैसे ही घबराई हुई, आप उसको और मत डरा देना। सम्राट अपनी माँ की बात को अनसुना करके पुरोहित से कहता है, बिल्कुल इमीडिएटली शादी खत्म करिएगा, रात भर नहीं बैठना मुझे। यहाँ ये सुनकर वहां बैठे गुरुजी कहते हैं, कुंवर सा शुभ कार्य के वक्त इतने उखड़े हुए मत रहिए। इस पर अभिषेक भी कहता है, सम्राट देख, एक तो मेरा मूड ऐसे ही खराब है, तू और इरिटेट मत कर मुझे और शांति से अपनी जगह पर बैठ जा।
यह सुनकर सम्राट उसे घूर कर देखने लगता है। तभी अभिषेक कहता है, पिया तो आज से मेरी भाभी माँ जैसी है। सच्ची अब तू कोई ड्रामा मत करना। वो ये कह ही रहा था कि तभी एक औरत कहती है, लो दुल्हन आ गई। ये सुनकर सबकी नजर सामने सीढ़ियों पर जाती है जहां से पिया उतर रही थी। उसका चेहरा लंबे नेट के घूंघट से ढका हुआ था और 4 लड़कियां उसे लेकर आ रही थीं। पिया इस वक्त बिल्कुल ब्लैंक हो चुकी थी। वह बहुत घबरा रही थी और अपनी नजरें उठाकर देख भी नहीं रही थी। तभी सारा उसके कानों के पास जाकर कहती है, सामने देख तो। ये सुनकर पिया जैसे ही अपनी नजरें उठाती है तो सम्राट को देखती है और उसे देख उसकी दिल की धड़कनें और भी तेज हो जाती है। सम्राट भी उसकी तरफ ही देख रहा था लेकिन उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। पिया उससे ज्यादा देर तक नजरें मिला नहीं पाती और अपनी पलकें झुका लेती है। मंडप में आते ही उसे बहुत घबराहट होने लगती है। सम्राट के सामने वह खुद को बहुत छोटा महसूस कर रही थी। डॉट डॉट वो ये सभी रही थी कि तभी वहां बैठे गुरुजी कहते हैं, राजमाता अब आप वधू का घूंघट खोलकर उसे आशीर्वाद दीजिए। यह सुनकर दादी सा, जिनका मुंह अभी भी बना हुआ था, एक नौकरानी की बेटी को राजघराने में बहू बनाकर लाना उन्हें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। लेकिन वह भी इस वक्त मजबूर थी। डॉट डॉट वो पिया के पास आती है और धीरे से उसका घूंघट उठाती है। पिया की नजरें अभी भी नीचे ही वो दादीसा के पैर छूकर उनका आशीर्वाद लेती है। लेकिन दादीसा सिर्फ उसके सिर पर हल्का सा हाथ रखती है और बिना कुछ कहे वहां से हट जाती है। पिया का चेहरा देख वहां मौजूद सारे मेहमान उसकी खूबसूरती और आंखों की तारीफ करने लगते हैं। लेकिन यहाँ अयान काव्या की जगह पिया को वहां देख दंग रह जाता है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। सम्राट ने अब तक पिया की तरफ नहीं देखा था। हालांकि उसे एक बार पिया के चेहरे को देखने की क्यूरियोसिटी तो हो रही थी, लेकिन उसका गुरूर उसे इसकी मंजूरी नहीं दे रहा था। भगवान गणेश का नाम लेकर मंत्रों के उच्चारण के साथ विवाह की रस्म शुरू होती है। काव्या दूर खड़ी ये सब देखकर जल रही थी। ये सब कबीर की वजह से हो रहा था, लेकिन कबीर से ज्यादा गुस्सा उसे पिया पर आ रहा था। आखिर वह राजी ही क्यों हुई? इस शादी के लिए अपनी जगह उसे देख उसका खून खल रहा था। यहाँ कबीर भी निराश खड़ा था। उसके लाख कोशिशों के बाद भी आज कुंवरसा की शादी हो ही रही थी। पिया का सारा ध्यान हवन कुंड ने जलते हुए आंच पर ही था। वह भी सम्राट की तरफ बिल्कुल भी नहीं देख रही थी। इतने में ही गुरुजी कहते हैं, अब मंगलसूत्र और सिंदूर दान होगा, दुल्हन का चेहरा ढक दीजिए। यह सुनकर पिया की माँ उसका चेहरा घूंघट से ढक देती है और गुरुजी के कहने पर सम्राट पिया को मंगलसूत्र पहना देता है और उसकी मांग में अपने नाम का सिंदूर भर देता है। लेकिन अभी भी वह पिया के चेहरे की तरफ ध्यान नहीं दे रहा था और गुस्से में ही था। अब फेरों का समय हो गया था। दोनों वरवधु उठकर फेरे के लिए तैयार होते हैं। श्रेष्ठी ने अपने भाई सम्राट और पिया का गठबंधन किया था। दोनों फेरे लेने शुरू करते हैं। लेकिन दूसरे फेरे में पिया का पैर लहंगे की वजह से लड़खड़ा जाता है। इस पर रानी सा कहती है, पिया ध्यान से। वह खुद को संभाल ही रही थी कि तभी सम्राट उसका हाथ पकड़ लेता। ऐसा होने से पिया घबरा जाती है और इससे पहले कि वह कुछ समझ पर सम्राट उसका हाथ पकड़कर फेरे लेने लगता है। पूरे विधि विधान के साथ विवाह संपन्न होता है और वरवधु सबसे पहले गुरुजी के पैर छूकर उनका आशीर्वाद लेते हैं। गुरुजी उन्हें आशीर्वाद देते हुए कहते हैं, अनोखी शादी है। यह स्वयं भगवान भोले की रचाई हुई महिमा है। आप दोनों का रिश्ता सदा सलामत रहे। इसके बाद वह दोनों पुरोहित जी और वहां मौजूद सारे बड़ों का आशीर्वाद ले लेते हैं। कुछ देर बाद पिया अब कमरे में थी और खुद को शीशे में देखे जा रही थी। सिंदूर से उसका चेहरा काफी अलग लग रहा था। जब कल रात वो सो रही थी तब उसे नहीं पता था कि वह रात उसकी आखिरी चैन की रात होगी। पिया की माँ राधिका एक सूटकेस में पिया का सामान भर रही थी। वह सामान रखते हुए कहती है, पिया देख ले, कुछ और तो नहीं चाहिए? तुझे बता, मैं रख देती हूँ। देख, मैंने कुछ सड़ियाँ रख दी हैं और बाकी का तेरा सारा सामान मैं कल राजमहल विक्रम के हाथों भिजवा दूंगी। पिया अपनी माँ की बातों का कोई जवाब नहीं दे रही थी। ये देख उसकी माँ उसके पास आती है और कहती है, तू अब भी नाराज है? ठीक है, तुझे नाराजगी दिखानी है दिखाना, पर कम से कम विदाई से पहले एक बार अपनी माँ को गले तो लगा ले। माँ की बातें सुन पिया की आंखों से आंसू गिरने लगते हैं और वह अपनी माँ को गले लगा लेती है। लेकिन उसके मन में अब भी नाराजगी थी। उसकी माँ ने उसका इस्तेमाल सिर्फ माथुर साहब के किए हुए एहसानों को करने के लिए किया है, लेकिन आखिर है तो वह उसकी माँ ही ना। वह ये सब सोच ही रही थी कि तभी कमरे में सारा आती है और कहती है, पिया सब नीचे इंतजार कर रहे हैं। ये सुनकर पिया अपनी माँ से अलग हो जाती है। उसे जाने का बिल्कुल भी मन नहीं था, पर अब उसके पास और कोई रास्ता भी तो नहीं था। दूसरी तरफ रात के करीब 2 बज चुके थे। माथुर और राज परिवार सब पुरानी हवेली के बाहर ही खड़े थे विदाई के लिए। माथुर साहब हाथ जोड़कर हुकुमसा से कहते हैं, आज आपने हमारी लाज रख ली हुकुमसा। सच में आप हमारे लिए भगवान के स्वरूप हैं। इस पर हुकुमसा कहते हैं, ऐसा मत कहिए माथुर साहब, ये सब तो किस्मत लिखा है, आपके अच्छे कर्मों का फल है। आपने एक माँ बेटी को सहारा दिया, आज वही पुण्य आपके काम आए। यह सुनकर माथुर साहब मुस्कुराते हुए हमें अपना सिर हिलाते हैं और सम्राट के पास जाकर कहते हैं, माफ कीजिएगा कुंवर साहब, आज जो भी हुआ उसके लिए पिया छोटी सी थी जब उसके सिर से उसके बाप का हाथ उठ गया था। लेकिन संस्कारों की कोई कमी नहीं है। उसमें बचपन से अपनी बेटी की तरह ही पाला है उसे। इस पर सम्राट कहता है, मतलब काव्या की तरह। यह सुनकर रानी सब बात को संभालते हुए तुरंत कहती है, सम्राट आप चिंता मत करिए माथुर साहब, पिया अब से हमारी बेटी है।
हम उसे किसी भी चीज की कोई तकलीफ नहीं होने देंगे। वह ये कह ही रही थी कि तभी सारा, पिया और राधिका वहां आ जाते हैं। पिया का चेहरा अब भी घूंघट से ढका हुआ था। विदाई की रस्म करने के बाद और सबसे मिलने के बाद पिया को गाड़ी में बिठा दिया जाता है। सम्राट भी गाड़ी में बैठने जाता है, लेकिन पिया की माँ उसके पास आकर और हाथ जोड़कर कहती है, कुंवर पिया, पिया इतनी समझदार नहीं है अभी, लेकिन वो धीरे धीरे सब संभाल लेगी। आप बस उसका साथ दीजिएगा और वह भी आपको शिकायत का कोई मौका नहीं देगी। पिया की माँ की आंखों में आंसू देख सम्राट अपना सिर हाँ में हिला देता है और जाकर गाड़ी में बैठ जाता है। सम्राट के गाड़ी में आते ही पिया घबराने लगती है और बिल्कुल खिड़की से लगकर बैठ जाती है। ड्राइवर भी गाड़ी में आ जाता है और सारी गाड़ियां राजमहल के लिए निकल जाती है। गाड़ी में बैठा सम्राट अपने फोन में कुछ देख रहा था और यहाँ पिया घूंघट से अपना चेहरा ढके वैसे ही बैठी थी और बस खिड़की से बाहर देख रही सम्राट की नजरें बार बार पिया की तरफ जा रही थीं और उसका घूंघट उसे बहुत इरिटेटिंग लग रहा था। पिया का मन बिल्कुल उदास था। रोने के कारण उसकी आंखें बिल्कुल लाल हो चुकी थी और सम्राट के बगल में होने से उसे एक अजीब सी घबराहट हो रही थी। वह ये सब सोच ही रही थी कि तभी सम्राट की आवाज आती है, घूंघट हटाओ। अपना ये सुनकर पिया को समझ नहीं आता कि वह क्या करें और आखिर क्यों। सम्राट का इतना रुडली बात करना उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। वह धीरे से पूछती है, क्यों? पिया का सामने से सवाल सुन सम्राट का पारा चढ़ जाता है। वह गुस्से में कहता है, जितना कहा जाए उतना किया करो, हटाओ। घूंघट अपना ये सुनकर पिया को गुस्सा आने लगता है और वह कहती है, मैं महादेव और अपनी माँ के अलावा किसी के कहने पर नहीं चलती। पिया की बातें सुनकर सम्राट को गुस्सा आ रहा था। आज तक किसी ने उसे ऐसे तर्क नहीं किया, लेकिन ये लड़की उसे कोई भाव ही नहीं दे रही थी। पिया के तेवर उसे बहुत हैरान कर रहे थे। वो कुछ सोचकर कहता है, जब शादी के लिए राजी हो गई तो चेहरा दिखाने में इतना नाटक क्यों? इस पर पिया कहती है, मैंने शादी सिर्फ माँ के कहने पर की है। मजबूरी में। यह सुनकर सम्राट कहता है, मैंने भी शादी मजबूरी में ही की है, वरना तुम्हारी जैसी नासमझ लड़की से तो मैं बात भी ना करूं। पिया सम्राट की बातों का कोई जवाब नहीं देती, जिससे सम्राट का ईगो और भी ज्यादा हर्ट होने लगता है। कुछ देर बाद गाड़ी राजमहल के सामने आकर रुक जाती है। राज परिवार के लोग पहले ही राजमहल में आ चुके थे और दूल्हा दुल्हन की गृह प्रवेश की तैयारियों में लग गए थे। गाड़ी रुकते ही सम्राट गाड़ी से निकलता है और राजमहल की तरफ जाने लगता है। यहाँ ड्राइवर उतरकर पिया के साइड जा दरवाजा खोलता है और वह गाड़ी से बाहर निकलती है। वह वहीं खड़ी सम्राट को अकेले ही राजमहल की तरफ बढ़ते हुए देख रही थी। ये देख वो सोचती है कि कोवर्सा सच में बहुत बुरे इंसान हैं और उससे भी बुरे पति हैं। उसके मन में तो आ रहा था कि वह यहीं से मुड़कर कहीं भाग जाए। वह ये सब सोच ही रही थी कि तभी सम्राट रुककर पीछे मुड़ता है और उसे देखकर कहता है, अब वही खड़ी रहोगी या अंदर भी आओगी? यह सुनकर पिया अपने कदम राजमहल की तरफ बढ़ाने लगती है। यहाँ राजमहल के द्वार पर रानी सा आरती की थाल लिए खड़ी थी और पूरा राज परिवार भी उनके स्वागत के लिए वहां उपस्थित था। रानी सा सम्राट और पिया की आरती करती है और कहती है, बहू अब कलश गिराकर अपने शुभ पैरों से घर में प्रवेश करो। पिया कलश गिराकर घर के अंदर आती है और आलते से भरे थाल में अपने पैर रखकर घर के अंदर प्रवेश करती है। यहाँ दूसरी तरफ पुरानी हवेली से सब निकलने की तैयारियां कर रहे थे। यहाँ काव्या का गुस्सा अभी भी ठंडा नहीं हुआ था। वह गुस्से में कबीर के पास जाती है, जो बाकी सारा सामान गाड़ी में रखवा रहा था। काव्या को आता देख वह नौकरों को वहां से भेज देता है। काव्या गुस्से में उसके पास आती है और उसका कॉलर पकड़कर कहती है, मिल गई शांति तुम्हें, मेरी जिंदगी खराब करके क्यों किया तुमने? ऐसा तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे ऐसा करने से मैं वापस तुम्हारी हो जाऊंगी? इस पर कबीर काव्या का हाथ हटाते हुए कहता है, मेरा दिमाग ऐसे ही खराब है, तुम जाओ तो यहाँ से, मुझे बहुत काम है। ये सुनकर काव्या कहती है, हाँ ऑब्वियसली तुम्हें बहुत काम है, सम्राट के पिल्ले तो हो तुम, करो ये नौकरों वाला काम। काव्या की बात सुनते ही कबीर उसे गुस्से में कसकर पकड़ लेता है और कहता है, क्या कहा तुमने पिल्ला? ऐसा सपने में भी मत सोचना, मैं जैसलमेर का होने वाला हुकुम सा हूँ, समझी? यह सुनकर काव्या हंसते हुए कहती है, सीरियसली तुम अपने सपनों से बाहर आओ, तुम हुकुम सा कभी नहीं बन पाओगे। इस पर कबीर कहता है, हुकुम सा तो मैं ही बनूंगा, हाँ, पर शायद तुम रानी सा बनते बनते रह गई, सो सैड। ये सुनकर काव्या उससे पूछती है, कैसे बनोगे तुम हुकुम साह? कबीर उसे छोड़ देता है और कहता है, वह तुम्हें क्यों बताऊं, तुम्हारा अब रानी सा बनने के सारे रास्ते बंद हो चुके हैं, तुम जाओ इसका। काव्या कहती है, देखो अगर हुकुम सा बनने में तुम्हें मेरी कोई मदद चाहिए तो मैं तैयार हूँ तुम्हारी मदद के लिए। कुछ देर बाद पिया के घर आने से सिर्फ रानी सा और हुकुम सा को ही खुशी थी, बाकी सारे लोग इतने खुश नहीं थे। पिया को यह बात समझ आ गई थी और इसीलिए यहाँ उसका दम घुट रहा था। एक नौकरानी छाया माँ, जो पिछले 15 सालों से राजघराने के लिए काम कर रही थी और पूरी रसोई वही संभालती थी, वह पिया को लेकर सम्राट के कमरे में आती है और उसे बिस्तर पर बैठा देती है। पिया चारों तरफ देख रही थी। सम्राट का कमरा किसी शीश महल की तरह लग रहा था, जहां से सारा जैसलमेर दिखता था। इतने बड़े महल और इतने बड़े कमरे देख पिया हैरान रह जाती है। उसे लगभग 2-3 दिन तो लग ही जाएंगे महल के सारे रास्ते याद करने में। वह ये सब सोच ही रही थी कि तभी छाया माँ कहती है, बहू रानी आज से ये आपका ही कमरा से, अगर किसी भी चीज की जरूरत हो तो तुरंत मारे को कहिएगा। इस पर पिया उनसे पूछती है, मुझे इसी कमरे में रहना होगा? यह सुनकर छाया माँ कहती है, जी। इस पर पिया अपना सिर नामे हिलाते हुए कहती है, हमें नहीं लगता कोवर्सा हमें यहाँ रहने देंगे।
मुझे कोई दूसरा कमरा दे दीजिए। ये सुनकर छाया माँ कहती है, ऐसा कुछ नहीं होगा बहू रानी, आप वो ये बोल ही रही थी कि तभी कमरे में सम्राट आ जाता है। सम्राट को कमरे में देख पिया का दिल जोरों से धड़कने लगता है और उसे बहुत घबराहट भी होने लगती है। सम्राट अपना हैंड वॉच खोलते हुए छाया माँ की तरफ देखता है और उन्हें बाहर जाने का इशारा करता है। छाया माँ अपना सर हमें हिलाकर वहां से जाने लगती है, लेकिन पिया उनका हाथ कसकर पकड़ लेती है। छाया माँ को समझ नहीं आ रहा था कि वह किसका कहना माने। वह पिया को समझाते हुए कहती है, बहू रानी मारे को काम है, नीचे आप आराम कीजिए। ये कहकर वह अपना हाथ छुड़ा लेती है और जाने लगती है। हालांकि उन्हें पिया को अकेले छोड़कर जाने में अच्छा तो नहीं लग रहा था, क्योंकि वह भी कुंवरसा के स्वभाव को अच्छे से जानती थी। लेकिन अब वह कर भी क्या सकती है, इसलिए वह कमरे से बाहर चली जाती है और उनके जाने के बाद सम्राट दरवाजा बंद कर देता है। दरवाजा बंद होने की आवाज से पिया और भी टेंशन में आ जाती है। अब पता नहीं क्या होगा। उसका चेहरा अभी भी घूंघट से छुपा था, जिसकी वजह से उसका दर्द सम्राट को साफ नहीं दिख रहा था। दरवाजा बंद करके वह ड्रेसिंग टेबल की तरफ आता है और अपना कुर्ता खोलने लगता है। पिया बस बिस्तर पर सकपकाई सी बैठी थी और अपने नेट के घूंघट से ही कुंवरसा को देख रही थी। सम्राट को शर्टलेस देख वो तुरंत अपनी नजरें उनसे हटा लेती है और अपने मन में सोचती है कि ये आदमी है या पहाड़ दिखने में बिल्कुल हीरो जैसा, लेकिन असल में किसी विलन से कम नहीं है। वह ये सोच ही रही थी कि तभी उसकी नजर दोबारा सम्राट पर जाती है, जो उसे ही देखते हुए उसके पास आ रहा था। सम्राट को अपने पास आता देख पिया की धड़कनें तेज हो जाती है। सम्राट के बिस्तर की तरफ हाथ बढ़ाते ही वह झट से बिस्तर से उतर जाती है और इसी कारण उसके चेहरे से घूंघट भी उतर जाता है। पिया के घूंघट हटने से सम्राट इसके चेहरे को आखिरकार ढंग से देख पाता है और उसकी सादगी और मासूम चेहरे में खोसा जाता है। लेकिन पिया के ऐसे झट से हटने से उसे गुस्सा आने लगता है और वह कड़ी आवाज में कहता है, भाग कहाँ रही हो, मैं कुछ नहीं करने वाला। आई एम नॉट एट ऑल इंटरेस्टेड एंड यू डोंट इवन कम इन फ्रंट ऑफ मी। ये सुनकर पिया की आंखों में आंसू आ जाते हैं, पता नहीं क्यों, लेकिन सम्राट की बातें उसे बहुत तकलीफ पहुंचा रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसे इस बात का क्यों बुरा लग रहा है। सम्राट बिस्तर पर रखे टॉवल को उठाता है और वॉशरूम में चला जाता है। पिया अपने आंसुओं को पोंछते हुए बिस्तर पर बैठने जाती है, लेकिन सम्राट की बात याद आते ही वह वापस उठ जाती है और एक तकिया लेकर सोफे पर लेट जाती है। अब तक कितनी खुश थी वह, आज सुबह ही वह बड़ी खुशी से महादेव की पूजा करके आई थी और सब लोग मिलकर कितने मजे से हल्दी की रस्म एंजॉय कर रहे थे। लेकिन कुछ घंटों में ही उसकी जिंदगी पूरी उथल पुथल हो गई। उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि उसके साथ ये सब हो जाएगा। वह ये सब सोचते सचते सो जाती है। थोड़ी देर में सम्राट वॉशरूम से बाहर आता है और पिया को सोफे पर देख चिढ़ जाता है। वो बिस्तर पे जाकर लेट जाता है और पिया की तरफ देखने लगता है, जो बहुत सुकून से सो रही थी। वह सोचता है कि उसे पिया को बिस्तर पर बुला लेना चाहिए, लेकिन वह किसी के सामने गिरे ऐसा कैसे हो सकता है, कहीं पिया ने मना कर दिया तो। इसलिए वह गुस्से में ए को और भी बढ़ा देता है, जिससे पूरा रूम बहुत ज्यादा ठंडा हो जाता है। पिया के पास कोई चादर नहीं थी, इसलिए उसे ऐसा लगता है कि जब उसे ठंड लगेगी वह खुद ही बिस्तर पर आ जाएगी। यह सोचकर वह अपनी आंखें बंद कर लेता है। कुछ देर में पिया को बहुत ज्यादा ठंड लगने लगती है। वह समझ नहीं पा रही थी कि आखिर इतनी ठंड में कोई कैसे सो सकता है, वह भी किसी को इस तरह सोफे पे बिना ब्लैंकेट के छोड़कर। भगवान ऐसा जालिम पति किसी को भी ना दे। ये सोचकर वह सोफे से उठती है और अपना सूटकेस खोलकर एक साड़ी निकालती है और उसे ही ओढ़कर जैसे तैसे सो जाती है। अगले दिन सुबह का वक्त, चिड़ियों की आवाज से पिया की नींद टूट जाती है। वह अपने आंख मसलते हुए उठती है और घड़ी में सुबह के 8 बजता देख घबरा जाती है। ससुराल में पहले ही दिन वह लेट हो गई। पता नहीं सब क्या सोचेंगे। जब वह बिस्तर कर देखती है तो वहां कोई भी नहीं था। वह तुरंत उठती है और वॉशरूम में चली जाती है। यहाँ सब राजघराने के बैठक में बैठे थे और चाय ले रहे थे। पूरा राज परिवार वहीं पर था। कबीर की माँ के चेहरे पर 12 बजे हुए थे, लेकिन कबीर आराम से बैठा चाय पी रहा था। सम्राट भी वही दादी साहब के पास बैठा था और कुछ फाइल्स चेक कर रहा था। वो फाइल्स को देखते हुए कहता है, कबीर भाई साहब, 2020 में हुए बिजनेस का रिकॉर्ड डिटेल ने क्यों नहीं है, किसने बनाया है ये रिपोर्ट। ये सुनकर कबीर के गले में चाय सरक जाती है और वह संभलते हुए कहता है, ये तो 2 साल पहले की रिपोर्ट है, अभी ये जरूरी। इतने में ही हुकुम साहब भी कहते हैं, सम्राट आप 2 साल पुरानी फाइल खोलकर क्यों बैठे हैं, छोड़िए इसे। इस सम्राट कहता है, पापा बिजनेस के सारे इन्फॉर्मेशन मुझे पता होने चाहिए, ये रिपोर्ट में मुझे कुछ गड़बड़ लग रहा है। ये सुनकर रानी सा कहती है, गड़बड़ ऐसा हो ही नहीं सकता, जब आप यहाँ नहीं थे तो ये सब कुछ कबीर ही देखते थे, उसे तो कुछ गड़बड़ नहीं दिखा। सम्राट फाइल सावंत जी को पकड़ाते हुए कहता है, पता लगाइए ये रिपोर्ट किसने बनाया है, आई वॉन्ट ऑल द डिटेल्स। यह सुनकर कबीर अपनी जगह से उठता है और सावंत जी के पास जाकर उनके हाथों से वह फाइल ले लेता है और कहता है, मैं ऑफिस जा ही रहा था, मैं बात कर लूंगा अकाउंटेंट से, उसी ने बनाया है। ये कहकर वह बाहर निकल जाता है। दादी सा चाय का कप मेज पर रखते हुए कहती है, ये लड़की कब आएगी, अब तक सो रही है, जे संस्कार सिखाए हैं इसके घर वालों ने। इस पर रानी सा कहती है, माँ जी वो कल बहुत रात हो गई थी ना। तो ये सुनकर दादी सा कहती है, रात मारा सम्राट ना जगह है कि आने दो, इस छोरी को मारे को ही समझाना पड़ेगा इसे। यहाँ दूसरी तरफ कबीर राजमहल से बाहर आता है। वह पार्किंग में खड़ी अपनी गाड़ी के पास आकर उस फाइल को गुस्से में देखते हुए कहता है, पता नहीं ये सम्राट क्या करेगा।
2 साल पहले की रिकॉर्ड्स जानकर अगर उसे बिजनेस में हुए घोटालों के बारे में पता चला, तो वह मुझे छोड़ेगा नहीं। ये कहते हुए वह फाइल को फाड़ देता है और दूर रखे हुए डस्टबिन में फेंक देता है। गाड़ी में बैठकर वह किसी को कॉल लगाता है और कहता है, मुझे मिलना है तुमसे। तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। मीट मी एट सनराइज कैफे इन एन आवर। यहाँ पिया जल्दी जल्दी तैयार होकर नीचे हॉल में आती है। आज उसने पीले रंग की साड़ी पहनी थी जो उस पर बहुत अच्छी लग रही थी। उसके लंबे काले बाल अभी भी पानी से हल्के गीले थे। माथे पर लाल बिंदी और मांग में सिंदूर उसके रूप को और मनमोहक बना रहे थे। नीचे आकर जब वह सबको बैठक में पहले से ही बैठे चाय पीते हुए देखती है तो परेशान हो जाती है। वह पल्लू से अपना सिर झट से ढक लेती है और हुकुम सा और रानी सा का आशीर्वाद लेकर जब दादी सा के पैर छूने जाती है तो वह उसे रोक देती है। ठहर जा, वही थारी सुबह अब हुई है, सिखाया है तुझे थारी माँ ने, पिया को समझ नहीं आ रहा था कि वह दादी सा की बात का क्या जवाब दे। दादी सा की बातें सुनकर उसे बहुत बुरा लग रहा था। कोई उसकी माँ को कुछ कहे यह उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं था। इतने में रानी सा कहती है, बहू आओ, आपकी रसोई की रस्म है ना, उसे पूरा कर लेते हैं। भाभी सा आप भी आइए ना। ये कहते हुए वह पिया को अपने साथ रसोई घर में लेकर चली जाती है और उनके साथ राज परिवार की और भी औरतें जो मेहमान थी वह सब भी रसोई में जाती हैं। उनके जाने के बाद दादी सा सम्राट से कहती है, माफ कर दे, मने छोरे मारा ही फैसला था जे माथुर खानदान से रिश्ता जोड़ने का, जे ना समझ छोरी थारे गले पड़ गई, पता ना किसकी नजर लग गई हमारी खुशियों को। इस पर हुकुम सा कहते हैं, माँ भगवान जो करते हैं वह अच्छे के लिए ही करते हैं। यह सुनकर दादी सा कहती है, जानती हूँ, लेकिन मारे को जे छोरी बिल्कुल पसंद ना से आज तक हमेशा से इस खानदान में अच्छे और इज्जत वाले घर की लड़की बहू बनकर आई है और यह एक बिन बाप की नौकरानी की बेटी। मारे को सही ना लग रहा सब। ये लड़की रानी सा बनने के लायक न से। सम्राट वो कुछ कह ही रही थी कि तभी सम्राट कहता है, हाँ ठीक है, नहीं बनेगी वो रानी सा। मुझे भी हुकुम सा नहीं बनना। यह कहकर सम्राट वहां से उठकर घर में ही बने हुए जिम में चला जाता है। उसके जाने के बाद दादी सा गुस्से में कहती है, हर वक्त इसके मुंह पर बस यही बात रहती है, हुकुम सा के पद का तिरस्कार करके यह पूरे राजघराने का अपमान कर रहा है। ये कहकर वह गुस्से में उठकर वहां से मंदिर में चली जाती है। यहाँ जब पिया रसोई घर में आती है तो देखती है कि रसोई घर काफी ज्यादा बड़ा था, जहाँ बड़े बड़े बर्तन रखे थे, जैसे रोज 100 लोगों को खाना बनता हो। पिया को खाना बनाना तो आता था, लेकिन इतने लोगों का खाना एक बार में बनाना बहुत मुश्किल था। रसोई घर में एक मोटा आदमी था जो रसोइया था। वहां 4-5 नौकरानियां भी थी और उनके साथ छाया माँ भी थी। वह ये सब देख ही रही थी कि तभी रानी सा हंसते हुए कहती हैं, गोपाल जी आज आपकी छुट्टी, आज खाना हमारी बहू बनाएगी। यह सुनकर वह कहते हैं, जी जी पधारिए बहू रानी, ये रसोई आपकी ही है। रानी सा और सभी औरतें मिलकर पिया की रसोई की रस्म पूरी कर देते हैं। इसके बाद रानी सा कहती है, बहू सबसे पहले तुम सबके लिए बादाम का हलवा कुछ दो, कोई शुभ कार्य मीठे से ही शुरू करना चाहिए। ये छाया, तुम पिया को समझा देना कौन सी चीज कहाँ है और कैसे सबके लिए बनाना है। इस पे कबीर की माँ कहती है, अरे नहीं संगीता, ऐसे थोड़ी ना होती है रसम। आज रसोई का पूरा भार सिर्फ पिया ही संभालेगी, तभी तो पता चलेगा हमारी बहू कितनी बूढ़ी है। बाकी के सारे लोग यहाँ से जाए, पिया तुम्हें ये अकेले ही बनाना होगा। रानी सा और छाया माँ को वहां से मजबूरन जाना पड़ता है और सारी औरतें और नौकरानियां भी वहां से चली जाती है। रसोई में सिर्फ पिया और सृष्टि ही खड़े थे। पिया को बहुत घबराहट हो रही थी, वह इतना सारा हलवा अकेले कैसे बनाएगी। उसे तो इसकी रेसिपी भी नहीं पता और ना ही उसके टूटे फोन में से कुछ हो पाएगा जिससे वो रेसिपी देख सके। वो सृष्टि की तरफ देखकर उसे कहती है, आप मुझे अपना फोन देंगी थोड़ी देर के लिए प्लीज, वो मुझे इसकी रेसिपी देखनी थी। यह सुनकर सृष्टि अपना मुंह बनाते हुए कहती है, मेरे फोन में चार्ज नहीं है। ये कहकर वह वहां से निकल जाती है। पिया समझ जाती है कि सृष्टि भी उसे पसंद नहीं करती। अब पता नहीं बेचारी अकेली पिया क्या करेगी। वो अपने हाथ जोड़कर कहती है, हे भोलेनाथ मेरी मदद कीजिए। दूसरी तरफ कैफे में कबीर बैठा काव्या का इंतजार कर रहा था। उसने अब तय कर लिया था कि हुकुम सा बनने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकता है और इसके लिए उसे 2 चीज करनी बहुत जरूरी थी। एक तो सम्राट और पिया के रिश्ते को तोड़ना और दूसरा खुद शादी करना, ताकि दादी सा अपना फैसला बदलकर उसे हुकुम सा बना दे। वो ये सब सोच ही रहा था कि तभी काव्या वहां आती है और बैठते हुए कहती है, बताओ क्यों बुलाया मुझे। इस पर कबीर कहता है, तुमने कहा था ना तुम मेरी मदद करोगी हुकुम सा बनने में। यह सुनकर काव्या कहती है, हाँ सम्राट, हुकुम सा नहीं बनना चाहिए क्योंकि मैं उस पिया को रानी सा बनते हुए नहीं देख सकती। बहुत चालाकी से उसने मेरी जगह ले ली है। वो ये सब डिर्व ही नहीं करती। इस पर कबीर कहता है, डिर्व तो सम्राट भी नहीं करता हुकुम सा बनना। हमें दादी शाह के फैसले को बदलना होगा। उन्हें यह यकीन दिलाना होगा कि सम्राट और उसकी पत्नी जैसलमेर के राजा रानी बनने के लायक नहीं। यह सुनकर काव्या उससे पूछती है, हाँ ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन बदले में मुझे क्या मिलेगा। इस पर कबीर हंसते हुए कहता है, बदले में तुम्हें मिलेगा रानी साकाओ राजमहल। यहाँ राजमहल में डाइनिंग हॉल में अब सुबह के नाश्ते के लिए बैठे थे। रानी सा और छाया माँ दोनों ही बहुत टेंशन में थी कि पता नहीं पिया ने सब कुछ ठीक से बनाया होगा कि नहीं। वह बार बार रसोई की तरफ देख रही थी लेकिन जा नहीं पा रही थी। इतने में ही दादी सा की आवाज आती है, छाया नाश्ता लगवाओ। यह सुनकर वह तुरंत रसोई में जाती है और देखती है कि सारा नाश्ता बनकर रेडी ही था और पिया कटोरियों में सबके लिए हलवा निकाल रही थी। यह देखकर वह खुश हो जाती है और कहती है, बहू रानी आपने तो इतना सब कुछ बना दिया, आपको कोई तकलीफ तो नहीं हुई ना।
इस पे पिया कहती है, नहीं नहीं छाया माँ, जैसे आता था मैंने वैसे ही बना दिया, पता नहीं बाहर सबको पसंद नहीं आएगा या नहीं। ये सुनकर छाया माँ मुस्कुराते हुए कहती है, जरूर पसंद आएगा। यह कहकर वह और चारप दूसरी नौकरानियां खाना डाइनिंग टेबल पर परोसने लगती है। पिया भी सबके लिए हलवा ले आती है और सबको परोस देती है। इतने में रानी सा कहती है, बहू खाने की खुशबू तो बड़ी अच्छी है मासा, सबसे पहले आप हलवा खाकर बताइए कैसा है। इस पर दादी सा कहती है, सम्राट कहाँ है, उसे पहले आने दो फिर शुरुआत करेंगे। वह ये कह ही रही थी कि तभी वहां सम्राट अपने हाथों के स्लीव मोड़ते हुए वहां आता है और टेबल पर बैठ जाता है। यह देखकर रानीसा कहती है, बहू सम्राट को भी नाश्ता परोस दो। रानीसा की बात सुनकर पिया सम्राट के पास जाकर उसे नाश्ता परोसने लगती है। सम्राट पिया की तरफ ध्यान से देख रहा था। खाना परोसते वक्त पिया के हाथ कांप रहे थे और पिया के अंदर का खौफ देख सम्राट को बड़ा मजा आ रहा था। पिया अपने कांपते हाथों से जल्दी जल्दी सम्राट को नाश्ता परोस रही थी। डॉट डॉट सम्राट की नजर उसे और भी ज्यादा नर्वस कर रही। वो सम्राट के सामने जैसे ही हलवे की कटोरी रखती है वैसे ही सम्राट कड़ी आवाज में कहता है, क्या है ये। सुनकर पिया एक पल के लिए तो घबरा ही जाती है। इस पर रानी सा कहती है, सम्राट यह बादाम का हलवा है, बहू ने अपने हाथों से बनाया है। यह सुनकर सम्राट कहता है, आपने बताया नहीं अपनी बहू को मुझे मीठा नहीं पसंद, हटाए इससे। यहाँ से सम्राट की बातें सुन पिया को बड़ा गुस्सा आ रहा था। इस हुकुम सा कहते हैं, सम्राट थोड़ा सा चख लीजिए, बस बहू को अच्छा लगेगा। यह कहकर हुकुम सा एक निवाला मुंह में लेते हैं और उन्हें पिया के हाथों का हलवा बहुत पसंद आता है। वह खुश होकर कहते हैं, बहू डॉट डॉट आपने बहुत अच्छा हलवा बनाया है। ये कहकर वो पिया को तोहफे में पुश्तैनी जेवरात देते हैं। रानी सा को भी हलवा बहुत पसंद आता है, दादी सा और सृष्टि को भी बहुत पसंद आता है, लेकिन फिर भी वह कुछ नहीं कहते। कबीर की माँ के गले से तो हलवा उतर ही नहीं रहा था। डॉट डॉट उन्हें लगा था कि पिया सारे काम बिगाड़ कर रख देगी, लेकिन उसने सब कुछ बहुत अच्छा बनाया था। सबको नाश्ता करता देख पिया खुश हो जाती है और मन ही मन महादेव को धन्यवाद करती है। डॉट डॉट लेकिन जब उसकी नजर सम्राट को परोसे हुए हलवे पर जाती है तो वह देखती है कि सम्राट ने अभी तक उसे हाथ भी नहीं लगाया था और मोबाइल में कुछ ईमेल्स चेक करते हुए बस नाश्ता कर रहा था। यह देखकर वह दुखी हो जाती है। डॉट डॉट इतने में ही रानी सा कहती है, बहू आज शाम को आपके भाई विक्रम आएंगे, आपके पगफेरे की रस्म के लिए हमने बात कर ली है उनसे। यह सुनकर पिया खुश हो जाती है और कुछ कहने ही जाती है कि तभी बाहर से सावंत जी भागते हुए आते हैं और कहते हैं, हुकुम सा जल्दी बाहर आइए। वो कबीर ये सुनकर कोई समझ नहीं पाता कि क्या बात है। हुकुम सा हैरानी से सावंत जी से पूछते हैं, आखिर बात क्या है। इस पर सावंत जी कहते हैं, आप ही खुद ही देख लीजिए। हुकुम सा डॉट डॉट मारे को तो समझ ना आ रहा। ये सुनकर सब डाइनिंग टेबल से उठकर नीचे जाने लगते हैं। कबीर की माँ बहुत परेशान थी कि आखिर क्या हो गया है कबीर को। सबके जाने के बाद पिया और छाया माँ भी नीचे जाते हैं। डॉट डॉट नीचे आते ही पिया जो देखती है वह उस पर विश्वास नहीं कर पाती। महल के आंगन में कबीर और काव्या खड़े थे। दोनों ने वरमाला पहन रखा था और काव्या की मांग में सिंदूर और गले में मंगलसूत्र था। डॉट डॉट काव्या भी उसकी ही तरफ गुस्से वाली नजरों से देख रही थी। प्रिया को समझ नहीं आ रहा था कि काव्या ने कबीर से शादी क्यों कर ली। वो ये सब सोची थी कि तभी हुकुमसा की आवाज आती है, कबीर ये सब क्या है, आपने काव्या से शादी कर ली है। इस पर कबीर कहता है, जी हुकुमसा। ये सुनकर दादी सा गुस्से में पूछती है, अरे पर किस लिए ये सब होके रहा है हमारे घर में। इस पर काव्या दादी सा के पास आकर हाथ जोड़कर मासूम बनने का ड्रामा करते हुए कहती है, दादी सा कल पूरे समाज के सामने जो हुआ उसके बाद कोई भी मुझसे शादी नहीं करता। मेरी तो जिंदगी ही बर्बाद हो जाती। कबीर जी से शादी करने के अलावा मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। प्लीज मुझे अपनी बहू के रूप में स्वीकार लीजिए। ये सुनकर दादी सा गुस्से में कहती है, कबीर तो दिमाग खराब हो गया से के। अरे माथुर खानदान की एक आफत कम थी जो तू दूसरी भी ले आया। कि जरूर थी थारे को ये करने की। इस पर कबीर कहता है, दादी सा मैं काव्या से प्यार करता हूँ ना, मैं उसे इस तरह अकेला नहीं छोड़ सकता। 2 महीने पहले हमारे बीच झगड़ा एक मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से हुआ था, लेकिन अब हम दोनों को ही यह एहसास हो गया है कि हम एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। ये सुनकर रानी सा कहती है, पर कबीर बेटा आप ऐसे सीधा शादी कैसे कर सकते हैं। हमने तो आपकी शादी के कितने सपने देखे थे। इस तरह शादी करना गलत है और इस लड़की से शादी क्यों की आपने। इस पे काव्या कहती है, ऐसा मत कहिए रानी सा, मैं जानती हूँ मैंने गलत किया, लेकिन मैं हमेशा से ही कबीर से ही प्यार करती हूँ। कुंवरसा से शादी करने के लिए मैं माँ के कहने पर तैयार हुई, लेकिन अच्छा हुआ कि शादी नहीं हुई, क्योंकि मुझे अब यकीन हो गया है कि मेरा सच्चा प्यार सिर्फ कबीर है। मुझे अपना आशीर्वाद दीजिए रानी सा। वो ये कह ही रही थी कि तभी हुकुम सा गुस्से में कहते हैं, नहीं ये शादी माने नहीं है, हम इसे अपनी स्वीकृति कभी नहीं देंगे। कबीर आप जानते हैं ना राज परिवार के विरुद्ध जाकर कोई कार्य करने से क्या होता है। आपको राज परिवार से बेदखल कर दिया जाएगा। यह सुनकर कबीर घबरा जाता है और कहता है, नहीं हुकुम साहब, अपने परिवार को छोड़कर मैं कहाँ जाऊंगा। इस पर हुकुम सा कहते हैं, तो अभी के अभी इस लड़की को उसके घर वापस छोड़कर आइए, वरना इसी वक्त यहाँ से चले जाइए। कबीर को समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। इतने में ही सम्राट कहता है, पापा जब काव्या और कबीर भाई एक दूसरे से प्यार करते हैं और उन्होंने शादी कर ली तो क्या हो गया, ये उनकी जिंदगी है। उन्हें पूरा हक है अपने फैसले का। जो जबरदस्ती आप लोगों ने मेरे साथ की वो उनके साथ मत करिए। कबीर भाई यही रहेंगे और अपनी पत्नी काव्या के साथ रहेंगे।
कुछ देर बाद सम्राट के कहने पर कबीर और काव्या को घर में आने की अनुमति मिल जाती है। पहले तो कबीर की माँ उससे बहुत गुस्सा थी, लेकिन फिर कबीर के समझाने पर वह भी समझ जाती है। लेकिन घर में अब भी शांति नहीं। काव्या के पापा और उसके भाई आए थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ऐसे अचानक काव्या ने कबीर से शादी क्यों कर ली। हालांकि काव्या के पापा मान गए थे, लेकिन काव्या का भाई विक्रम काव्या से गुस्सा था। विक्रम की बातें सुन सम्राट का दिमाग खराब हो रहा था। उसे विक्रम बिल्कुल भी पसंद नहीं था, इसलिए वह उठकर अपने कमरे में चला जाता है। थोड़ी देर बातचीत करने पर विक्रम भी खुद को मना लेता है और बातचीत करके काव्या के पापा और विक्रम दोनों को लेकर पकड़े की रस्म के लिए अपने घर ले जाने को कहते हैं। यह सुनकर पिया कहती है, भाई मैं कमरे से अपना बैग लेकर आती हूँ। ये कहकर वह कमरे में आकर देखती है कि सम्राट बालकनी में बैठा सिगरेट पी रहा था। यह देखकर उसे अच्छा नहीं लगता, लेकिन वह उससे कुछ नहीं कहती और अपना बैग ठीक करने लगती है। पिया को बैग ठीक करता देख सम्राट अंदर आता है और कहता है, जा रही हो। सम्राट की बात सुन पिया मुड़कर उसे देखती है। सम्राट का ऐसा व्यवहार उसे बहुत अचंभित कर रहा था। वह अपनी नजरें नीचे करके कहती है, जी। यह सुनकर सम्राट उसकी तरफ अपने कदम बढ़ाता है। सम्राट को अपनी तरफ कदम बढ़ाता देख वह समझ नहीं पाती कि आखिर क्या बात है, लेकिन सम्राट का इस तरह देखना उसे शर्म से लाल कर रहा था। सम्राट जब उसके पास आकर रुकता है तो पिया अपना सिर नीचे कर अपनी आंखें बंद कर लेती है। सम्राट पिया को ऐसा करता देख चिढ़ जाता है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर पिया उससे इतना क्यों डर रही है। क्या वो उसे कोई घटिया इंसान लगता है। वह गुस्से में कहता है, जा रही हो, पर इतना ध्यान रखना कि तुम अब पिया माथुर नहीं, पिया सम्राट सिंह राठौर हो। कुछ ऐसा मत करना जिससे मेरा नाम खराब हो। तुम्हारी फैमिली ने तो वैसे भी बहुत मजाक बनवा ही दिया राजघराने का, लेकिन तुम एटलीस्ट मेरा नाम खराब मत करना। स्टे इन लिमिट्स। यह सुनकर पिया गुस्से में सम्राट को देखने लगती है, लेकिन सम्राट बिना किसी परवाह के कमरे से निकल जाता है। पिया को सम्राट की बात बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही थी। अब वह और सम्राट की बेरुखी और अपनी बेइज्जती नहीं सहना चाहती थी, इसलिए वह अपने आंसू पचकर अपना बैग लेकर कमरे से बाहर निकल जाती है। कुछ देर बाद राजमहल के बाहर सब खड़े थे और पिया और काव्या की विदा होने की रस्म कर रहे थे। कबीर भी वहां था, लेकिन सम्राट इस वक्त ऑफिस चला गया था। रस्म खत्म होते ही रानी सा कहती है, माथुर जी मैंने पंडित जी से बात की है। उन्होंने कल का ही मुहूर्त बताया है, तो कल आप हमारी दोनों बहुओं को वापस यहाँ भेज दीजिएगा। इस पर माथुर जी कहते हैं, जी रानी सा, हम चाहते हैं कि कुंवर सा और कबीर बेटा दोनों हो कल हमारे घर आए। हमें भी तो अपने दोनों जमाई की सेवा करने का मौका मिलना चाहिए। कल वह आकर पिया और काव्या को ले जाएंगे। यह सुनकर हुकुम सा कहते हैं, जी माथुर साहब, कल कबीर और सम्राट दोनों बहुओं को लेने आपके घर चले जाएंगे। इसके बाद पिया और काव्या दोनों सबका आशीर्वाद लेकर गाड़ी में बैठकर वहां से चले जाते हैं। माथुर विला घर आते ही पिया अपनी माँ के कमरे में जाती है और उनके गले लग रोने लगती है। राधिका समझ नहीं पाती कि पिया इतना रो क्यों रही हो। वो पिया के आंसुओं को पोंछते हुए कहती है, बेटा तू क्यों रो रही है। एक फोन भी नहीं किया तूने वहां जाकर, क्या बात है बता। सब ठीक है ना। किसी ने कुछ बोला वहां तुझे। पिया खुद को संभालते हुए कहती है, माँ कुंवर साहब बिल्कुल अच्छे इंसान नहीं है। पता नहीं वो खुद को क्या समझते हैं। वह मुझसे अच्छी तरह से बात नहीं करते। ऐसा लगता है जैसे मैं उन पे कोई बोझ हो। वो मुझसे कभी अच्छे से बात नहीं करते। वह ये कह ही रही थी कि तभी काव्या और उसकी माँ कमरे में आते हैं और काव्या दुखी होते हुए कहती है, अच्छे से बात तब करेंगे ना जब तुम्हें पसंद करेंगे। ही डजंट लाइक यू पिया, शायद तुम उन्हें पसंद ना आए हो। काव्या ने कबीर के कहने के मुताबिक पिया को सम्राट के खिलाफ भड़काना शुरू कर दिया था। इतने में काव्या की माँ भी कहती है, तो इसमें पिया का क्या दोष। कुंवरसा तो है ही बिल्कुल खड़ूस और घमंडी। अच्छा ही हुआ मेरी काव्या बच गई। कबीर कितना प्यार करता है काव्या से। अपने परिवार के खिलाफ जाकर उसने शादी की है मेरी काव्या से। ये सब सुनकर पिया को और रोना आने लगता है। क्या सच में कुंवरसा उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। क्या वह सुंदर नहीं, क्या वह राजघराने के लायक नहीं। अब क्या पूरी जिंदगी उसे इसी तरह बिना प्यार और अकेलेपन में बिताना होगा। वो ये सब सोच ही रही थी कि तभी उसकी माँ कहती है, नहीं नहीं पिया, ऐसा नहीं है। तो देखना किन हालातों में तुम दोनों की शादी हुई है। थोड़ा टाइम लगेगा ना एक दूसरे के साथ एडजस्ट होने। लोगों को पहचानना मुझे अच्छे से आता है और कोवर सा दिल के साथ है। इस पर पिया कहती है, कुछ अच्छे नहीं है। वो अगर इतने अच्छे होते तो मेरे साथ ऐसे बिहेव नहीं करते। ये सुनकर पिया की माँ उसे समझाते हुए कहती है, अच्छा ठीक है, कल आएंगे ना, वो मैं बात करूंगी उनसे। ठीक है। अगले दिन सुबह से ही माथुर विला में तैयारियां शुरू हो गई थी। ढेर सारे पकवान भी बन रहे थे, लेकिन पिया का मन बहुत उदास था। वह वापस राजमहल और सम्राट के पास नहीं जाना चाहती थी। वो अपना मन गिराए कमरे में ही बैठी थी। तभी वहां उसकी माँ आती है। वो जानती थी कि पिया अब भी उदास है, इसलिए वो उसके पास बैठकर कहती है, पिया तुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि कोवरसा तुझे पसंद नहीं करते। ऐसा हो ही नहीं सकता। मेरी पिया तो जितनी बाहर से खूबसूरत है उतना ही अंदर से भी सुंदर है। अब वह तुझे इतना जानते ही कहाँ है। थोड़ा टाइम दे, सब कुछ ठीक हो जाएगा तुम दोनों के बीच। इस पर पिया कहती है, कुछ ठीक नहीं होगा माँ, मैं उनके लायक नहीं हूँ। शायद मेरी जिंदगी में प्यार ही नहीं। यह सुनकर उसकी माँ कहती है, लायक का बनना पड़ता है पिया, और प्यार पाने के लिए प्यार देना भी होता है। पति है वह तेरे, आखिर कितने दिन तक बेरुखी चलेगी। सब कुछ ठीक हो जाएगा, देख लेना। बस तुझे थोड़ी कोशिश करनी होगी। अपनी माँ की बातें सुन पिया चिढ़ तो रही,
थी, लेकिन अब इस रिश्ते को उसे ही संभालना होगा, इसके अलावा उसके पास और कोई रास्ता भी तो नहीं है। वह ये सब सोच ही रही थी कि तभी उसकी माँ कहती है, चल जल्दी तैयार हो जा, जमाई राजा तुझे लेने आते ही होंगे। एपिसोड 31। अगले दिन सुबह से ही माथुर विला में तैयारियां शुरू हो गई थी। ढेर सारे पकवान भी बन रहे थे, लेकिन पिया का मन बहुत उदास था। वह वापस राजमहल और सम्राट के पास नहीं जाना चाहती थी। वह अपना मन गिराए कमरे में ही बैठी थी, तभी वहां उसकी माँ आती है। वह जानती थी कि पिया अब भी उदास है, इसलिए वह उसके पास बैठकर कहती है, पिया तुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि कोवरसा तुझे पसंद नहीं करते? ऐसा हो ही नहीं सकता। मेरी पिया तो जितनी बाहर से खूबसूरत है उतना ही अंदर से भी सुंदर है। अब वो तुझे इतना जानते ही कहाँ है। थोड़ा टाइम दे, सब कुछ ठीक हो जाएगा तुम दोनों के बीच। इस पर पिया कहती है, कुछ ठीक नहीं होगा माँ, मैं उनके लायक नहीं हूँ। शायद मेरी जिंदगी में प्यार ही नहीं। ये सुनकर उसकी माँ कहती है, लायक का बनना पड़ता है पिया, और प्यार पाने के लिए प्यार देना भी होता है, पति है। वह तेरे आखिर कितने दिन तक बेरुखी चलेगी? सब कुछ ठीक हो जाएगा, देख लेना। बस तुझे थोड़ी कोशिश करनी होगी। अपनी माँ की बातें सुन पिया चिढ़ तो रही थी, लेकिन अब इस रिश्ते को उसे ही संभालना होगा, इसके अलावा उसके पास और कोई रास्ता भी तो नहीं है। वह यह सब सोच ही रही थी कि तभी उसकी माँ कहती है, चल जल्दी तैयार हो जा, जमाई राजा तुझे लेने आते ही होंगे। कुछ देर बाद सारी तैयारियां हो चुकी थीं। माथुर परिवार और उनके आसपास के लोग, सब लोग अब बस कबीर और सम्राट के आने का इंतजार कर रहे थे। पिया और काव्या दोनों तैयार हो चुके थे। पिया के गहने देख काव्या की माँ मन ही मन जल रही थी। वह यह जता तो रही थी कि कबीर से काव्या की शादी होने पर वह बहुत खुश हैं, लेकिन उनके मन में अभी भी कोवरसा से काव्या की शादी टूटने का गुस्सा था। हालांकि काव्या ने उन्हें समझा दिया था कि कबीर से उसने क्यों शादी की है और सम्राट हुकुमसा नहीं बल्कि कबीर ही जैसलमेर का नया हुकुमसा बनेगा। वो ये सब सोच ही रही थी कि तभी नीचे से आवाज आती है, अरे काव्या की माँ नीचे आओ, गाड़ी आ गई है। यह सुनकर काव्या की माँ और पिया की माँ आरती की थाल लेकर नीचे चले जाते हैं। गाड़ी की आवाज सुनते ही पिया की धड़कनें अपने आप बढ़ गई थी। ऐसा एहसास उसे पहली बार हो रहा था। काव्या भी नीचे चली जाती है, लेकिन पिया अब भी कमरे में ही थी। पता नहीं क्यों नीचे जाने में उसे बहुत शर्म आ रही थी, लेकिन फिर भी हिम्मत करके वह जब नीचे जाती है तो सोफे पर सिर्फ कबीर को देखती वह अपनी नजरें सब जगहती है, लेकिन सम्राट कहीं नहीं था। यह देखकर उसका दिल ही टूट जाता है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह तुरंत वहां से वापस कमरे में आ जाती है। उसके कमरे में आते ही उसकी माँ भी वहां आ गई थी। उन्हें समझ आ गया था कि पिया सम्राट के ना आने पर उदास है। वो उसके पास जाकर कहती है, पिया वह कबीर बोल रहा है कि कोवरसा आने वाले थे, लेकिन उन्हें बहुत जरूरी काम आ गया अचानक, इसलिए वह नहीं आ पाए। इस पर पिया कहती है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता वह आए या ना आए। यह सुनकर उसकी माँ कहती है, ऐसे मत बोल पिया, उनको कुछ काम था इसलिए नहीं आ पाए, समझने की कोशिश तो कर। इस पर पिया कहती है, ठीक है माँ, मैं समझ गई। कुछ देर बाद खाना खाने के बाद थोड़ी और देर बातचीत कर कबीर अब काव्या से चलने को कहता है और पिया को भी नीचे बुला लेता है। कबीर के बुलाने पर पिया नीचे आती है तो कबीर कहता है, चलो पिया अब हमें देर हो रही है। इस पर पिया कहती है, कबीर भाई साहब और काव्या दी जाइए, मैं नहीं जाऊंगी। ये सुनकर सब हैरान रह जाते हैं और कबीर कहता है, लेकिन क्यों? रानी सा ने कहा है मुझे काव्या और तुम्हें दोनों को लेकर आने। इतने में पिया की माँ कहती है, हाँ कबीर बेटा, पिया जाएगी ना, जहाँ पिया बैग लेकर आई। इस पे कबीर कहता है, हाँ पिया चलो ना। देखो सम्राट से मैंने बहुत कहा था चलने के लिए, लेकिन पता नहीं उसे किस चीज का इतना गुस्सा है, उसने आने से मना कर दिया और कहा कि मैं ही तुम्हें ले आऊं। ये सुनकर पिया को और भी गुस्सा आने लगता है और वह कहती है, अगर उन्हें इस रिश्ते से इतनी तकलीफ है तो अब मैं तब तक वापस नहीं जाऊंगी जब तक वह खुद यहाँ ना आए। यह कहकर पिया गुस्से से अपने कमरे में चली जाती है। उसकी माँ भी उसके पीछे जाने को होती है, लेकिन विक्रम उन्हें रोक लेता है और कहता है, जाने दीजिए छोटी माँ, जब उसका मन नहीं है तो आप क्यों जबरदस्ती कर रही है? पिया कहीं नहीं जाएगी। रात का समय, राजमहल, यहाँ कबीर और काव्या आ चुके थे, लेकिन पिया के ना आने पर घर में सभी हैरान थे। रानी सा तो सम्राट पर ही गुस्सा थी। उन्होंने बहुत कहा था सम्राट को जाने के लिए, लेकिन वह राजी ही नहीं हुआ। सब बैठकर डाइनिंग हॉल में रात का खाना खा रहे थे। इतने में ही दादी सा कहती हैं, जे छोरी ने यह बिल्कुल भी सही नहीं किया। अरे ऐसा भी क्या गुस्सा जो वापस ससुराल ना आए, और जिद देखो तभी आएंगी जब सम्राट उन्हें लेने जाएगा। इस पर हुकुम सा कहते हैं, तो सम्राट की जिद नहीं है। क्या थोड़ी देर के लिए चल ही जाते तो क्या हो जाता? सब लोग आपस में बात कर ही रहे थे कि तभी सम्राट और सावंत जी ऑफिस से घर आते हैं। सम्राट डाइनिंग हॉल में जाता है और सबके साथ बैठ जाता है। उसका मूड काफी खराब था। ये देखकर हुकुम सा उससे पूछते हैं, क्या बात है सम्राट, परेशान लग रहे हो ऐसे? इस पर सम्राट कहता है, हर बातें सबके सामने नहीं की जाती। कुछ कंफ्यूजन्स और डाउट्स हो रहे हैं बिजनेस में, बट आई एम नॉट श्योर। खैर, हम इसके बारे में बाद में बात करेंगे। छाया माँ खाना लगाए। ये कहकर वह अपने स्लीव्स मोड़ते हुए चारों तरफ देखता है, लेकिन उसे कहीं पिया नहीं दिखती और वह किसी से ये पूछे कि पिया कहाँ है, ऐसा कैसे हो सकता है? वो ये सोच ही रहा था कि तभी रानी सा कहती है, अगर एक दिन ऑफिस नहीं जाते तो क्या हम सड़क पर आ जाते? आपसे हमने कहा था ना पिया को लेने कबीर के साथ चले जाएगा। ये सुनकर सम्राट कहता है, क्या हो गया, कबीर भाई गए थे ना?
इतने में ही दादी सा कहती है, हाँ गया था ना वह, लेकिन सिर्फ काव्या आए हैं। थारी लुगाई ने जिद ठानी है कि ससुराल तभी आवेगी जब तुझे उसे लेने जावेगा। ये सुनकर सम्राट को गुस्सा आने लगता है। वह पिया को लेने तो नहीं गया, लेकिन उसके न आने पर उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। वह चिढ़ते हुए कहता है, तो रहने दीजिए उसे। वही सम्राट किसी और के मुताबिक नहीं चलता। इस पर रानी सा कहती है, ये क्या कह रहे हैं आप? अगर पिया को लेने चले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? इतने में सम्राट कहता है, उसे आना है तो मैं गाड़ी भिजवा दूंगा, लेकिन अगर उसकी ये जिद है कि मैं जाकर उसे लेकर आऊं तो ऐसा नहीं होगा। उसके कहने पर नहीं चलने वाला। मैं अभी मुझे शांति से डिनर करके सोने दीजिए। कल मुझे शिव मंदिर भी जाना है। दादी सा आप भी साथ चलना। वहां जो नई रेनोवेशन हुई है उसको देख लीजिएगा। अगले दिन यहाँ पिया को उसकी माँ तब से समझा रही थी कि वह गुस्सा ना करे और वापस ससुराल चली जाए। रानीसा ने फोन भी किया था सुबह की वह गाड़ी भिजवा दे रही है या वह खुद ही आ रही है, लेकिन पिया ने फिर भी वहां जाने से मना कर दिया। वह परेशान होते हुए कहती है, पिया तू क्यों नहीं समझ रही है? अरे रानी सा और हुकुम सा तुझे नाराज हो जाएंगे। ऐसा मत कर, चल मैं तुझे छोड़कर आऊंगी राजमहल। इस पर पिया कहती है, माँ आप क्यों नहीं समझ रही? वो अपने बेटे को नहीं समझा सकती कि वो आकर मुझे ले जाए। हर बार मैं एडजस्ट क्यों करूं? क्या मेरी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं? ये सुनकर उसकी माँ कहती है, अरे बात को क्यों बढ़ाना? अगर वो तुझसे नाराज हो गए तो अगर कुंवर सा तुझे कभी ना लेने आए तो तू कब तक यहाँ रहेगी? माँ की बातें सुन पिया को बहुत बुरा लगता है और उसकी आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। वह गुस्से में अपनी माँ से कहती है, तो अब मेरा यहाँ 2 दिन का रहना भी आपको बुरा लग रहा है? ठीक है, सुन लीजिए, अब मैं सड़क पर रह लूंगी, लेकिन वापस उस खड़ूस इंसान के पास नहीं जाऊंगी। यह कहकर पिया घर से निकल जाती है और अपनी माँ के बहुत रोकने पर भी नहीं रुकती। घर से निकलकर वह शिव मंदिर आती है, वही जहाँ से हमारी कहानी शुरुआत हुई थी। पिया मंदिर में आकर वहीं एक जगह बैठ जाती है और शिवलिंग को देखकर रोते हुए कहती है, क्यों मुझे हर वक्त मुसीबतों में डालते हैं आप? आपको मुझ पर जरा भी दया नहीं आती। आखिर कहाँ जाऊं मैं इस दुनिया में? मेरी माँ के अलावा और कौन है मेरा? और आज वह भी मेरा साथ नहीं दे रही। ये सब उस कुंवरसा की वजह से हो रहा है। उन्होंने मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद करके रख दी है। 16 सोमवार के व्रत में आखिर मेरी भक्ति में ऐसी क्या कमी रह गई थी जो आपने मुझे ऐसे खड़ूस इंसान के साथ बांध दिया? वो ये सब कह ही रही थी कि तभी पीछे से आवाज आती है, ना छोरी कमी थारी भक्ति में, ना मारी भक्ति में रह गई थी। जो मारे को थारे जैसी बहू मिली। दादी सा की आवाज सुनकर पिया तुरंत पीछे मुड़ती है और अपने सामने दादी सा, सम्राट और सावंत जी को खड़ा देख हैरान रह जाती है। उन लोगों ने पिया की सारी बातें सुन ली थी। पिया को समझ नहीं आ रहा था कि अब वह क्या करे। वह तुरंत अपनी नजरें नीचे कर लेती है और कहती है, दादी सा वो इतने में ही सम्राट कहता है, मैंने क्या कहा था तुमसे? मत भूलना कि तुम किसकी पत्नी हो। इस तरह अकेले दोपहर के वक्त क्या कर रही हो तुम यहाँ? पिया को सम्राट की बातों से बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन उसे समझ नहीं आ रही था कि वह क्या करें। वो ये सब सोच ही रही थी कि तभी सम्राट कहता है, सावंत जी आप दादी सा को घर लेकर जाइए, मैं बाद में आता हूँ इनको लेकर। ये सुनकर सावंत जी अपना सिर हाँ में हिलाते हैं और दादी सा कहती है, तू ऐसे घूम रही है, लोग देखेंगे तो क्या सोचेंगे? तू अब राजघराने की बहू है, ये गार्ड बांध ले। यह कहकर वह सावंत ही के साथ वहां से चली जाती है। उनके जाने के बाद सम्राट पिया की तरफ देखता है और पिया तुरंत अपनी नजरें नीचे झुका लेती है। सम्राट उससे कहता है, तुम इस तरह छोड़ने लायक नहीं हो। अकल नाम की चीज नहीं है तुम्हारे पास। अब तो मैं आ गया हूँ, अब चलोगी घर? सम्राट की बातों से पिया चिढ़ रही थी, इसलिए वह अपना सिर ना में हिला देती है। यह देखकर सम्राट उससे दोबारा पूछता है, सच में नहीं चलोगी? पिया दोबारा अपना सिर ना में हिला देती है और कहती है, आप कल क्यों नहीं आए? इस पर सम्राट कहता है, कुछ काम था इसलिए नहीं आ पाया। अभी ये सब छोड़ो और घर वापस चलो। सम्राट और पिया पहले माथुर विला आते हैं। सम्राट के देख पिया की माँ बहुत खुश हो जाती है। पिया अपना सामान पैक कर लेती है और दोनों राजमहल के लिए निकल जाते हैं। राजमहल यहाँ कमरे में कबीर, काव्या और कबीर की माँ बैठे बातें कर रहे थे। कबीर परेशान होते हुए किसी को फोन लगा रहा था, लेकिन फोन जा ही नहीं रहा था। वो फोन बिस्तर पे जोर से फेंक कर गुस्से में कहता है, ये जोशी तो फोन ही नहीं उठा रहा। इतने में उसकी माँ कहती है, कौन जोशी? इस पे कबीर कहता है, अरे जोशी वह अकाउंटेंट जिसने 6 महीने पहले कंपनी से रिजाइन कर दिया था। इतने ने काव्या पूछती है, लेकिन जोशी से क्या काम है तुम्हें? इस पर कबीर कहता है, सम्राट के आने से पहले जब मैं बिजनेस संभाल रहा था तब वही कंपनी का अकाउंटेंट था और मैंने पैसों के जो भी घोटाले किए वह हुकुम सा को ना पता चले, इसके लिए मैंने जोशी को घूस देकर गलत रिपोर्ट्स बनवाए थे। लेकिन अब सम्राट पुराने रिपोर्ट्स लेकर बैठ गया है। इससे पहले कि वह जोशी तक पहुंचे मुझे इस जोशी का मुंह बंद करना होगा। ये सुनकर काव्या कहती है, तो तुम पुराने रिपोर्ट्स डिस्ट्रॉय कर दो ना, रिपोर्ट्स रहेंगे और ना उसके कोई पास प्रूफ होगा। इस पे कबीर कहता है, कर दिया था मैंने वो फाइल डिस्ट्रॉय, लेकिन उसका सारा डाटा सम्राट के लैपटॉप में भी है। तुमने सुना नहीं कल सम्राट ने डाइनिंग टेबल पे क्या कहा? उसे डाउट्स हो रहे हैं कि कुछ गड़बड़ है। वह फाइल के गायब होने की ही बात कर रहा था। पता नहीं उसे किस पे शक हो रहा है। ये सब सुनकर काव्या कहती है, तो अगर हम सम्राट के लैपटॉप से वह डाटा डिलीट कर दे तब तो बचने के चांसेस है ना? काव्या की बात सुनकर कबीर कुछ सोचता है और कहता है, हाँ पर यह कैसे होगा? वह उसका पर्सनल लैपटॉप है, हम उसमें से डिलीट कैसे करेंगे? इस पे काव्या कहती है, हम कर नहीं सकते लेकिन करवा तो सकते हैं ना, या तो लैपटॉप से डाटा डिलीट या फिर पूरा लैपटॉप ही खराब। यहाँ राजमहल के बैठक में दादी सा, हुकुम सा और रानी सा बैठे थे। वहां व्हील चेयर पर कबीर के पापा भी बैठे थे। पिया के आने का सुनकर रानी सा बहुत खुश थी।
वह खुश होते हुए दादी ईसा से कहती है, देखा माँ, गुरुजी ने बिल्कुल सही कहा था। सच में सम्राट और पिया का रिश्ता भोले शंकर की ही कृपा है। देखिए, आज उन्होंने अपने मंदिर में उन्हें मिलवा दिया, वरना ना सम्राट पिया को लेने जाता और ना वो आती। इस पर दादी सा कहती है, अपनी बहू को इतनी भोली ना समझ, तूने सुना नहीं है वह हमारे सम्राट के बारे में भोलेनाथ से क्या क्या शिकायत कर रही थी। ये सुनकर रानी सा कहती है, माँ जी, गुस्से और नाराजगी ने कह दिया होगा। अब उसकी जगह कोई भी होता तो उसे बुरा लगता ना। इतने में हुकुम सा कहते हैं, अरे ये सब छोड़िए और रिसेप्शन पार्टी का सोचिए, उसकी भी तो तैयारियां करनी है। इस पर रानी सा कहती है, जी बस सम्राट आ जाए, उसके बाद सम्राट और कबीर दोनों से बात कर लेंगे क्या कैसे होगा। वो ये कह ही रही थी कि तभी पिया और सम्राट घर आ जाते हैं। पिया आकर हुकुम सा, दादी सा, रानी सा और कबीर के पापा के पैर छूकर सबका आशीर्वाद लेती है। रानी सा खुश होते हुए कहती है, अच्छा हुआ बेटा आप आ गई, हमें तो बहुत चिंता हो गई थी। इस पर पिया कहती है, मुझे माफ कर दीजिए माँ। मैं पिया कुछ कह ही रही थी कि तभी रानी सा कहती है, अरे कोई बात नहीं, आप आ गई है ना बस। रात का समय, रात के डिनर के बाद पिया छाया माँ के साथ किचन में हाथ बटाकर अपने कमरे की तरफ जाने लगती है। कमरे में जाने में उसे बहुत घबराहट भी हो रही थी, क्योंकि अब उसे सम्राट का सामना करना पड़ेगा। वह सम्राट के सामने बहुत असहज हो जाती थी। वो जब कमरे में आती है तो कमरे में कोई भी नहीं था, लेकिन वॉशरूम से शोवर की आवाज आ रही थी। सम्राट वॉशरूम में ही था। यह मौका देखकर पिया अलमारी से एक ब्लैंकेट निकालकर और तकिया लेकर सोफे पर सो जाती है। उसके सोफे कर लेटते ही सम्राट से वॉशरूम से बाहर आता है और पिया की तरफ एक नजर देख ड्रेसिंग टेबल के पास जाकर अपने बाल झाड़ने लगता है। पिया ने अपना चेहरा ब्लैंकेट से ढक लिया था ताकि सम्राट की ऐसा लगे कि वह सो गई है। वह ये सोच ही रही थी कि तभी सम्राट की आवाज आती है, तुम सो गई हो। इस पर पिया तुरंत कहती है, हाँ। यह सुनकर सम्राट कहता है, अच्छा तो तुम सोते हुए भी बात कर सकती हो। यह सुनकर पिया अपनी बेवकूफी पर अफसोस करने लगती है। क्या जरूरत थी उसे जवाब देने। वह ब्लैंकेट हटाकर उठकर बैठती है और कहती है, वह मैं सोने ही जा रही थी, लेकिन आपकी आवाज से नींद खुल गई। इस पर सम्राट बिस्तर पर हेडबोर्ड के सहारे बैठते हुए कहता है, कबर्ड में कुछ रखा है, तुम्हारे लिए ले लो। उसे यह सुनकर पिया कंफ्यूज हो जाती है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर सम्राट ने उसके लिए क्या रखा है। वह हैरानी से पूछती है, क्या है उसमें। इस पर सम्राट कहता है, निकाल कर देखो। पिया सोफे से उठती है और कपबोर्ड के पास जाने लगती है। वह बहुत एक्साइटेड थी, हो सकता है शायद सम्राट ने उसे सॉरी बोलने के लिए कोई गिफ्ट लाया हो। ये सोचकर वह बहुत खुश हो जाती है। वह कपबोर्ड खोलकर देखती है तो अंदर एक बहुत महंगे फोन का डिब्बा रखा हुआ था। वह उसे निकालती है और उसे खोलकर देखती है। अंदर में एक काफी अच्छा मोबाइल था। वह मुड़कर सम्राट की तरफ देखती है। इस पर सम्राट कहता है, तुम्हारा फोन मेरे वजह से टूट गया था। इसलिए पिया गिफ्ट से खुश तो थी, लेकिन वह सम्राट के मुंह से कुछ और भी सुनना चाहती थी। कुछ प्यार भरे लफ्ज जो हर पत्नी अपने पति से एक्सेप्ट करती है। लेकिन सम्राट तो जैसे उसे प्यार से कोई गिफ्ट नहीं बल्कि अपनी भरपाई पूरी कर रहा था। सम्राट को आंखों में भी उसे अपने लिए प्यार तो दूर की बात है, थोड़ी सी चाह भी नजर नहीं आ रही थी। ये देख उसका मन बहुत उदास हो जाता है। उसे खुद पर वापस गुस्सा आने लगता है कि आखिर वह प्यार का सोच ही क्यों रही थी। वह बिस्तर के पास आती है और हिम्मत करके सम्राट से पूछती है, ये आपने मुझे गिफ्ट दिया है या सिर्फ अपनी भरपाई पूरी की है। यह सुनकर सम्राट को समझ नहीं आ रहा था कि पिया ये ऐसा सवाल क्यों कर रही है। वह गुस्से में कहता है, तुम्हें चाहिए या नहीं। सम्राट का ऐसा जवाब सुन पिया को और भी ज्यादा गुस्सा आने लगता है। वह फोन ले जाकर उसके सामने बिस्तर पर रख देती है और कहती है, मैंने तो उस दिन ही कह दिया था कि मुझे खैरात में नया फोन नहीं चाहिए। यह कहकर वह जैसे ही सोफे की तरफ बढ़ने को होती है, सम्राट उसका हाथ पकड़कर रोक लेता है, जिस वजह से वह अपना डिसबैलेंस खो देती है और सम्राट की बाहों में आ गिरती है। पहली बार वह सम्राट के इतने करीब थी। सम्राट के इतने करीब होने से उसका दिल जोरों से घबरा रहा था। वो उठने की कोशिश करती है, लेकिन सम्राट अपनी पकड़ उसके कमर पर मजबूत कर देता है। सम्राट के छूने से पिया के शरीर में सिरहसी दौड़ जाती है। सम्राट शर्टलेस था, जिस वजह से पिया के गाल शर्म से लाल हो जाते हैं। सम्राट गुस्से से पिया की आंखों में देखते हुए कहता है, इतना घमंड किस बात का है तुम्हें। किसी की हिम्मत नहीं है मुझसे इस तरह बात करने की, और तुम हर बार मेरे अगेंस्ट जाती हो। यू आर नॉट द वन इन द चार्ज हियर। तुम वैसा ही करोगी जैसा मैं तुमसे करने को कहूंगा। चुपचाप से ये फोन रख लो। तो इस पर पिया कहती है, ये कैसी जबरदस्ती है, मुझे नहीं चाहिए फोन। यह सुनकर सम्राट पिया को छोड़ देता है। पिया उठकर कहती है, आप रख लीजिए ये फोन वापस। ये कहकर पिया सोफे की तरफ जाने लगती है, लेकिन तभी सम्राट गुस्से में अपने पैरों के पास रखा नया फोन लात मारकर नीचे गिरा देता है, जिससे वह फोन टूट जाता है। ये देखकर पिया को विश्वास नहीं होता कि सम्राट ने इतना महंगा नया फोन गिराकर तोड़ दिया, वह भी सिर्फ इस गुस्से में कि उसने फोन नहीं लिया। सम्राट बिस्तर से उठता है और कपड़े चेंज करके कमरे से बाहर निकल जाता है। पिया उससे एक बार पूछने की कोशिश भी करती है कि वह कहाँ जा रहा है, लेकिन सम्राट उसकी बात का कोई जवाब नहीं देता। सम्राट के जाने के बाद टूटा फोन देख पिया की आंखें भर आती है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब वह क्या करे। अगर किसी ने पूछा कि सम्राट रात को घर पर नहीं था तो वह क्या जवाब देगी। वह यह सब सोच ही रही थी कि तभी दरवाजे पर नॉक करने की आवाज आती है। पिया मुड़कर देखती है तो वहां काव्या खड़ी थी। काव्या को देख पिया अपने आंसू पोंछ लेती है। काव्या कमरे के अंदर आती है और कहती है, क्या हुआ पिया।
जब से शादी हुई है तब से तुम रो ही रही हो, तुम्हें सीधे शादी से ही मना कर देना चाहिए था। वैसे अच्छा हुआ भगवान ने मुझे ऐसे एकड़ो इंसान से बचा लिया, वरना मैं भी रोती रहती। पिया काव्या की बात का कोई जवाब नहीं दे रही थी। वह जाकर फोन उठा लेती है और उसे कपबोर्ड में वापस रख देती है। इस पर काव्या कहती है, पिया आखिर कोवर्सा ऐसा क्यों कर रहे हैं? आखिर कमी ही क्या तुझ में? मुझे तो लगता है जरूर उनकी जिंदगी में और कोई लड़की है, वरना रात को नई बीवी को छोड़ कौन घर से बाहर चला जाता है। यह सुनकर पिया रुक जाती है और काव्या को देखने लगती है। कहीं काव्या का कहना सही तो नहीं? सच में शायद सम्राट की जिंदगी में कोई और लड़की है, इसलिए वह काव्या से भी उखड़ा हुआ रहता था और उससे भी प्यार से पेश नहीं आता। वह परेशान होकर काव्या के पास आती है और उससे पूछती है, क्या आप सच कह रही है कोवर्सा की जिंदगी में कोई और है? इस पे काव्या कहती है, हाँ हो सकता है, वह बहुत दिनों से न्यूयॉर्क में थे। हो सकता है वहां कोई गर्लफ्रेंड हो, वरना इतना बड़ा राजपाट और शानो शौकत छोड़कर कौन जाता है। यह सब सुनकर पिया सोच में पड़ जाती है और कहती हंसी कह रही है, आप मेरी तो जिंदगी ही बर्बाद हो गई। अब मैं क्या करूं? इस पे काव्या कहती है, तू पता लगा आखिर ये सच में सही है या नहीं। एक काम कर, तू ना उनका फोन और लैपटॉप लेकर मेरे पास आना। मैं तुरंत देख लूंगी कि कोई लड़की उनके कांटेक्ट में है कि नहीं। ये सुनकर पिया कहती है, इम्पॉसिबल, मैं उनका सामान नहीं छू सकती। अगर उन्हें पता चला तो वह गुस्से में मेरे हाथ ही ना कटवा दी खरूस आदमी। इस पे काव्या कहती है, अरे कुछ नहीं पता चलेगा। वह दिन भर लैपटॉप लेकर घूमते हैं क्या? अच्छा, अभी तो वह लैपटॉप लेकर बाहर नहीं गए, ना ला दे उनका लैपटॉप। ये सुनकर पिया को डर लगने लगता है। वह समझ नहीं पा रही थी कि उसे लैपटॉप हाथ लगाना चाहिए कि नहीं, लेकिन वह जानना चाहती थी कि सच में काव्या जो कह रही है वह सच तो नहीं। वह लैपटॉप लेकर आती है और काव्या को पकड़ा देती है। लैपटॉप लेकर काव्या कहती है, अच्छा सुन, तू गेट पर ही खड़ी रह। अगर बाय चांस कुंवर आते होंगे तो मुझे बता देना, तब तक मैं लैपटॉप चेक कर लेती हूँ। यह सुनकर पिया अपना सिर हाँ हिलाती है और गेट के पास जाकर खड़ी हो जाती है। यहाँ काव्या जाकर सोफे पर बैठ जाती है और लैपटॉप खोलकर वह फाइल ढूंढने लगती है ताकि उसे डिलीट कर सके। इतने में पिया कहती है, काव्या कुछ मिला? इस पे काव्या कहती है, रुक जा यार। थोड़ी देर में उसे वो फाइल एक फोल्डर में मिल जाता है, लेकिन जब वो फोल्डर को खोलती है तो उसमें पासवर्ड लॉक लगा था। यह देखकर वह झल्ला जाती है। यहाँ पिया को बहुत डर लग रहा था, कहीं सम्राट वापस आ गया और ये सब देख लिया तो वह उसे छोड़ेगा नहीं। वह काव्या के पास आती है और कहती है, छोड़ दे काव्या। इस पर काव्या कहती है, अच्छा ठीक है, ले पकड़। ये कहकर वह पिया के हाथों ने लैपटॉप देने जाती है, लेकिन पिया के पकड़ने से पहले ही वह जानबूझकर लैपटॉप छोड़ देती है और लैपटॉप जमीन पर गिर जाता है। ये देख पिया तो जैसे दंग रह जाती है। इतने में काव्या खड़ी होकर कहती है, पिया ये क्या किया? तूने ढंग से पकड़ना चाहिए था ना। इस पर पिया कहती है, पर मैं उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह अब क्या कहे। वह तुरंत लैपटॉप उठाती है और उसे वापस ऑन करने की कोशिश करती है, लेकिन लैपटॉप अब बंद पड़ चुका था। यह देखकर काव्या मन ही मन हंसती है, लेकिन ऊपर से परेशान होते हुए कहती है, ओह शिट, लगता है लैपटॉप खराब हो गया। पिया के तो डर से पसीने छूट रहे थे। अब वह सम्राट को क्या जवाब देगी? वह डरते हुए काव्या से कहती है, अब क्या होगा? इस पे काव्या कहती है, एक काम कर, तूने लैपटॉप जहां से लिया था वहां पर वापस रख दे, कुंवरसा को कुछ बताना ही मत। लैपटॉप अपने आप भी तो बंद पड़ सकता है ना। पिया अपना सिर नामे हिलाते हुए कहती है, लेकिन यह सही नहीं। इस पर काव्या कहती है, तो बता दे सच, फिर जो होगा वह तू झेलना। ये कहकर वह कमरे से चली जाती है। पिया को समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। वह वापस लैपटॉप ले जाकर वहीं रख देती है और सोफे पर आकर बैठ जाती है। डर से उसके हाथ पैर कांप रहे थे। जिंदगी ने इतना डर उसे तब भी नहीं लगा था जब उसके माध्यमिक के रिजल्ट निकलने वाले थे, और जब वह बचपन में एक बार मेले में खोई गई थी तब भी नहीं। अगले दिन सुबह उठकर वह नीचे किचन में ही थी और छाया माँ का काम में हाथ बटा रही थी, लेकिन वह अब भी बहुत डरी हुई थी और उसे बहुत घबराहट हो रही थी। सम्राट अब तक घर नहीं आया था। पूरी रात वह सो नहीं पाई थी। काश वो यहाँ आती ही नहीं। बार बार उसने लैपटॉप को ऑन करने की कोशिश की, लेकिन वह कुछ काम ही नहीं कर रहा था। इतने में ही दादी सा की आवाज आती है, अरे सम्राट, तू बाहर कहाँ से आ रहा है? रात को बाहर गया था क्या? सम्राट के आने का सुन पिया की धड़कनें बढ़ जाती है। घर पे सबको पता था कि पिया से सम्राट का लैपटॉप टूट गया है। पिया ने यह बात खुद रानीसा को बताई थी कि सफाई करते वक्त गलती से लैपटॉप नीचे गिर गया। दादी सासे तो उसे इस बात पे बहुत खरी खोटी सुनाई थी और यह भी कहा था कि वह सम्राट को बता देंगी ये सब। पिया यह तय करती है कि किसी और के बताने से पहले वह खुद ही सम्राट को बता देगी। भले ही उसे सम्राट सबके सामने सुनाएगा और जलील करेगा, वह अब और इसे नहीं छुपा सकती। वो हॉल रूम में आती है और देखती है कि सब कोई वहीं बैठे थे। सम्राट भी सोफे पर बैठा था और हुकुम सा से कुछ बात कर रहा था। रानी सब बार बार दादी सा को चुप रहने का इशारा कर रही थी कि वह सम्राट से कुछ ना कहे। पिया के पायल की आवाज सुनकर सम्राट उसकी तरफ देखता है। पिया के चेहरे पर उसे साफ परेशानी दिख रही थी और उसकी आंखें बहुत थकी हुई लग रही थीं। ये देखकर उसे एक पल के लिए दिल में अजीब सा दर्द होता है और उसे ये एहसास भी होता है कि कल रात उसने कुछ ज्यादा ही गुस्सा कर दिया था। वह ये सब सोच ही रहा था कि तभी पिया कहती है, मुझे कुछ कहना है आपसे। यह सुनकर सम्राट अपने होश में आता है और पूछता है, क्या बात है? इस पर पिया कहती है, वह आपके जाने के बाद कल रात को मैं सफाई कर रही थी तो गलती से आपका लैपटॉप मुझसे गिर गया और अब वो ऑन भी नहीं हो रहा। यह सब देखकर काव्या और कबीर की माँ मन ही मन बहुत हंस रहे थे। रानी सा तो बहुत डर गई थी क्योंकि वह सम्राट के गुस्से को अच्छे से जानती थी। पिया अपनी नजरें झुकाए सम्राट के चिल्लाने का इंतजार कर रही थी,
लेकिन सम्राट कोई रिएक्शन नहीं देता। वह कबीर के पापा की तरफ एक नजर देखता है जो व्हील चेयर पे बैठे उसे ही देख रहे थे। वह एक गहरी सांस लेता है और फिर पिया से कहता है अगली बार ऐसी कोई गलती नहीं होनी चाहिए। सम्राट की बात सुन सिर्फ पिया ही नहीं बाकी के घर वाले भी हैरान थे। दादी सा और रानी सा को विश्वास नहीं हो रहा था कि इस बात पर सम्राट ने कोई गुस्सा ही नहीं किया। नहीं तो अपने कमरे में वह एक तिनके के भी हिलने पर बवाल मचा देता था। यह कहकर सम्राट उठता है और अपने कमरे में चला जाता है। शाम का वक्त यहाँ कमरे में कबीर की माँ कबीर और काव्या बैठे थे। कबीर के पापा वही बिस्तर पे सो रहे थे। कबीर सोफे पर बैठते हुए कहता है, थैंक्स गॉड काव्या, तुमने सच में कमाल कर दिया। इस पे काव्या कहती है थैंक्स, लेकिन सम्राट ने कोई गुस्सा क्यों नहीं किया? अगर वह पिया के ऊपर गुस्से में बरसता तो ज्यादा मजा आता। इतने में कबीर की माँ कहती है, हाँ वही तो, सम्राट ने तो ये बात बिल्कुल ठंडे में ले ली जैसे वह लैपटॉप उसके लिए जरूरी था ही नहीं। इस पर पिया कहती है, नहीं माँ, वो लैपटॉप में ही सारे रिपोर्ट्स थे, मैंने अपनी आंखों से देखा था। इतने में कबीर कहता है, आप लोग क्या बात लेकर बैठे हैं? आज तो सेलिब्रेट करने का दिन है। आज बहुत बड़ा टेंशन खत्म हो गया है। आज हम तीनों कहीं डिनर पे चलते हैं। ये सुनकर उसकी माँ कहती है, अरे नहीं नहीं, मैं क्या करूंगी तुम दोनों के बीच, तुम लोग जाओ। काव्या और कबीर कमरे से चले जाते हैं। कबीर की माँ शीशे के सामने जाकर अपने बाल ठीक कर ही रही थी कि तभी कबीर के पापा उन्हें आवाज करके बुलाने लगते हैं क्योंकि उनका गला सूख रहा था। वो पैरालाइज थे इसलिए ढंग से बोल भी नहीं पाते थे। उनके शरीर का आधा हिस्सा कोई काम ही नहीं करता था। उनकी आवाज सुन कबीर की माँ चिढ़ जाती है और कहती है, अब क्या चाहिए? आपको शांति से देखा नहीं कि कुछ ना कुछ कमी पड़ जाती है? आपको ये कहकर वह पानी का गिलास उठाती है और उनको पिलाने लगती है। लेकिन वह पानी तो ढंग से पी नहीं पा रहे थे बल्कि सारा पानी उनके कपड़े पर ही गिर रहा था। यहाँ रानी सा के कहने पर पिया सम्राट के लिए जूस का ग्लास लेकर जिम में आती है जो महल के ऊपर छत पर ही बना था। सम्राट को शर्टलेस देख वो शर्मा जाती है। पिया को जूस लिए वही खड़ा देख सम्राट खुद आता है और जूस लेते हुए कहता है, कोई काम तो ढंग से किया करो, पता नहीं क्या सोचती रहती हो। इस पर पिया कहती है, सॉरी आपका लैपटॉप। वो गलती से वह ये कह ही रही थी कि तभी सम्राट कहता है, मेरी चीजों से खुद दूर रहा करो और दूसरों को भी दूर रखा करो। ये सुनकर पिया कंफ्यूज हो जाती है। सम्राट किन दूसरों की बात कर रहा है? उसे कैसे पता कि इन सब में काव्या भी थी? वो ये सब सोच ही रही थी कि तभी सम्राट उसके पास आकर ट्रे में जूस का ग्लास वापस रखते हुए कहता है, कैसा जूस है ये, बिल्कुल ठंडा नहीं है, जाओ दूसरा लेकर आओ। ये कहकर वह वापस डंबल उठा लेता है। ये देखकर पिया चिढ़ जाती है क्योंकि उसने अभी अभी ये फ्रिज से निकाल कर लाया था और जूस बिल्कुल ही चिल्ड था। लेकिन फिर भी सम्राट को तो बस उसे परेशान करने का मौका चाहिए। वह चिते हुए कहती है, बिल्कुल ठंडा ही तो है, ये अब इसको ही पी लीजिए ना। यह सुनकर सम्राट रुक जाता है और उसकी तरफ देखता है। वो डंबल वापस रखकर पिया के पास आता है और उसके गाल कसकर पकड़कर कहता है, जो बोल रहा हूँ वो करो, नहीं होता है तो मेरे लिए कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। सम्राट की पकड़ से पिया के गालों में दर्द होने लगता है और वह अपनी आंखें बंद कर लेती है। सम्राट ने पिया का चेहरा अभी भी पकड़ रखा था। पिया के फूलों जैसे हल्के गुलाबी होठ उसे अपनी तरफ खींच रहे थे। वह पिया के होठों को छूकर उन्हें महसूस करना चाहता था। इस वक्त वह सब कुछ भूल बस अपनी चाहत को पूरा करना चाहता था। पिया ने अपनी आंखें कसकर बंद कर रखी थी। सम्राट अपनी पकड़ ढीली कर उसके होठों की तरफ बढ़ता ही है कि मौका पाकर पिया मुड़ जाती है और वहां से तुरंत निकल जाती है। ऐसा होने से सम्राट चिढ़ जाता है और बस वही खड़ा पिया की जाते हुए देखता है। पिया के जाने के बाद वह वापस डंबल के पास आता है। पता नहीं क्यों लेकिन पहली नजर से उसे पिया से एक अलग ही खिंचाव महसूस होता है, लेकिन वह अपने जज्बातों को खुद पर हावी नहीं होने देना चाहता। अभी उसके लिए इसके बारे में सोचने के लिए टाइम नहीं, क्योंकि वह अभी खुद ही एक कशमकश में फंसा है। किसी ऐसे धोखे का शक है उसको जो उसने सोचा भी नहीं था। वह समझ नहीं पा रहा कि उसे अपने दिमाग की सुननी चाहिए या अपने दिल की। भले ही वह दादी शाह के सामने जताता है कि उसे हुक्म सा बनने में कोई दिलचस्पी नहीं, लेकिन वह यह भी नहीं चाहता कि राजगद्दी और राज परिवार की सारी संपत्ति किसी गलत हाथों में जाए। पहले उसे इसकी चिंता नहीं थी क्योंकि उसने अपना आधा बचपन अपने नानी के घर काशी में बिताया है और अपना लड़कपन न्यूयॉर्क में। लेकिन अब जब वह यहाँ है और उसके माता पिता और दादी सा ही नहीं बल्कि पूरे जैसलमेर की जिम्मेदारी उसके कंधों पर है, तो वह उन सबको गलत हाथों में नहीं जाने देना चाहता। वो एक बार के लिए ये भी सोचता है कि उसे अपना डाउट और शक दादी सा और हुकुम सा को बता देना चाहिए, लेकिन वह नहीं चाहता कि घर में कोई क्लेश हो और आखिर वह खुद गलत भी तो हो सकता है। ये सब करने से पहले उसे खुद शो होना होगा कि वह सही है या नहीं। वह ये सब सोच ही रहा था कि तभी उसे पीछे से किसी के आने की आहट सुनाई देती है। उसे लगता है कि यह पिया है, लेकिन जब वह पीछे मुड़कर देखता है तो वहां छाया माँ हाथों में जूस का गिलास लिए खड़ी थी। ये देख वह कुछ नहीं कहता है और जूस के लेता है। रात का वक्त इस वक्त रात के 9 बज रहे थे। सारे घर वालों ने रात का खाना खा लिया था और सारा काम भी खत्म हो चुका था। लेकिन सिर्फ सम्राट ही बाकी था क्योंकि वह अभी तक घर वापस नहीं आया था। यहाँ पिया डाइनिंग टेबल पर बैठी छाया माँ से कुछ बातें कर रही थी। तभी वहां काव्या आती है और कहती है, पिया बता मैं कैसी लग रही हूँ? ये सुन जब पिया पीछे मुड़कर देखती है तो काव्या वहां रेड कलर के बेहद खूबसूरत गाउन में खड़ी थी। काव्या को ऐसे कब्जों में देख पिया हैरान हो जाती है और तुरंत कहती है, काव्या ये कपड़े क्यों पहने?
अगर दादी सा ने या रानी माँ ने देखा तो तुझे डांट पड़ेगी। इस पे काव्या कहती है, अरे यार, मैं और कबीर रोमांटिक कैंडल लाइट डिनर पे जा रहे हैं और वैसे भी सब ऑलमोस्ट सोने अपने अपने कमरों में चले गए हैं। कोई कुछ नहीं देख पाएगा, तो ये बता मैं अच्छी तो लग रही हूँ ना? ये सुन पिया हंसती है और कहती है, तुम तो हमेशा ही सुंदर लगती हो। द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल, वो ये कह ही रही थी कि तभी वहां कबीर भी आते हुए कहता है, काव्या चले। काव्या कबीर को देखकर मुस्कुराती है और फिर पिया से कहती है, मैं क्या सोच रही थी पिया, तुम और सम्राट जी भी क्यों नहीं चलते? हमारे साथ नई नई शादी हुई है, हमारी वी शुड एंजॉय दिस फेस। इतने में कबीर भी कहता है, हाँ पिया, सम्राट कहाँ है? ये सब सुनकर पिया का मन उदास हो जाता है। शफी के बाद तो पति पत्नी में कितना प्यार होता है, लेकिन यहाँ तो उन दोनों के बीच सिर्फ झगड़े ही हो रहे हैं। इतने में छाया माँ कहती है, वह काम से बाहर गए, आज आप लोग जाइए पिया और सम्राट बेटा कभी और चले जाएंगे। काव्या पिया को दुखी होने का झूठा दिखावा कर वहां से कबीर के साथ चली जाती है। उनके जाने के बाद छाया माँ जानबूझकर पिया से कहती है, बेटा आज मैं बहुत थक गई हूँ, अब आंखें भी नींद से बंद हो रही हैं, कोवर्सा के आने पर तुम उन्हें खाना परोस दोगी। छाया की माँ थकान देख पिया उन्हें भेज देती है और चेयर पर बैठ सम्राट का इंतजार करने लगती है। इंतजार करते करते बहुत देर हो चुकी थी, रात के तकरीबन 11 बज चुके थे और सम्राट अब तक घर वापस नहीं आया था। पिया को समझ नहीं आ रहा था कि पता नहीं सम्राट कहाँ कहाँ घूमता रहता है। जब ऑफिस का काम खत्म करके सावंत जी हुकुम सा सब घर 8 बजे ही आ जाते हैं, तो ये कहाँ घूमते रहते हैं? नींद से उसकी आंखें बंद हो रही थीं। वह डाइनिंग टेबल पर बैठे बैठे ही सो जाती है। यहाँ सम्राट घर के अंदर आता है और डाइनिंग हॉल की तरफ जाता है। जब वहां आकर वह पिया को देखता है तो हैरान रह जाता है, क्योंकि इससे पहले या तो छाया माँ उसका रात तक इंतजार करती थी या फिर रानी सा। वह जब डाइनिंग टेबल के पास आता है तो देखता है कि पिया वहां अपना सिर रखकर सो चुकी थी। यह देखकर वह कुछ नहीं कहता है और किचन में जाकर अपने हाथ धोता है और वापस आकर खुद बैठकर अपना खाना परोसने लगता है। बर्तनों की आवाज से पिया की नींद टूट जाती है और वह उठकर देखती है तो सम्राट खुद ही खाना निकाल रहा था। यह देखकर वह तुरंत उसका हाथ पकड़ लेती है और परेशान होते हुए कहती है, आप कब आए? सम्राट अपने हाथों की तरफ देखते हुए कहता है, तुमने मेरा हाथ तो ऐसे पकड़ा है जैसे मैं खाना चोरी कर रहा हूँ। यह सुनकर पिया अपना सिर नामे हिलाती है और कहती है, नहीं, मैं परोस देती हूँ। यह कहकर वह सम्राट के लिए खाना निकालने लगती है। सम्राट आराम से बैठ जाता है और पिया को देखने लगता है। पिया खाना निकाल देती है और सम्राट की तरफ देखती है जो उसे ही देख रहा था। वह समझ नहीं पा रही थी कि सम्राट उसे इतने ध्यान से क्यों देख रहा था। कहीं उसने कोई खाना परोसने में कोई गलती तो नहीं की? सम्राट जब पिया की बेचैनी देखता है तो अपनी नजरें हटा लेता है और खाना खाने लगता है। वह पिया से पूछता है, इतनी देर तक जाग क्यों रही हो तुम? तुम्हें तो बहुत जल्दी नींद आ जाती है। इस पर पिया कहती है, मैं आपका इंतजार कर रही थी। आपको इतनी देर क्यों हो गई? यह सुनकर सम्राट कहता है, कुछ काम था। सम्राट का ऐसा जवाब पिया को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। वह वापस उससे पूछती है, क्या काम? यह सुनकर सम्राट रुक जाता है और उसकी तरफ देखकर कहता है, मुझे ज्यादा सवाल पसंद नहीं। तुमने खाना खाया? ठीक है। सम्राट की बात सुनकर पिया को बुरा लगता है, इसलिए वह उसके सवाल का जवाब नहीं देती और पूछती है, आप कुछ लेंगे? इस पर सम्राट कड़ी आवाज में कहता है, मैं पूछ रहा हूँ तुमने खाना खाया या नहीं? सम्राट की जिद पिया को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही थी। उसने अभी तक खाना नहीं खाया था, लेकिन फिर भी वह गुस्से में कहती है, हाँ खा लिया है। थोड़ी देर बाद खाना खाकर सम्राट बाहर हॉल में सोफे पर बैठा अपने फोन में कुछ ईमेल्स चेक कर रहा था और पिया उसके लिए एप्पल काट रही थी। बहुत रात हो चुकी थी। वह समझ नहीं पा रही थी कि कबीर और काव्या अब तक आई क्यों नहीं। उसे उनकी चिंता भी हो रही थी, इसलिए वह बार बार गेट की तरफ देख रही थी। यह देखकर सम्राट उससे पूछता है, किसका इंतजार हो रहा है? इस पर पिया सम्राट को सुनाते हुए कहती है, वह कबीर भैया काव्या को कैंडल लाइट डिनर पर ले गए हैं। अब तक आए नहीं तो बस, लेकिन मुझे काव्या दी की चिंता नहीं, जरूर वो इस वक्त बहुत खुश होंगी। वो लकी है जो उन्हें कबीर भैया जैसे पति मिले। पिया को लगता है कि यह सब सुनकर सम्राट को कोई सद्बुद्धि आएगी, लेकिन वह उसकी बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देता और वापस मोबाइल चलाने लगता है। ये देखकर वह और भी चिढ़ जाती है। कुछ देर बाद डोरबेल की आवाज आती है। यह सुनकर पिया को लगता है कि शायद वो लोग आ गए, इसलिए वह उठती है और जाकर दरवाजा खोलती है, लेकिन बाहर खड़े शख्स को देख वो चौंक जाती है। वहां कोई और भी बल्कि सृष्टि खड़ी थी। सृष्टि भी पिया और अंदर बैठे सम्राट को देख दंग रह जाती है। जब सम्राट की नजर गेट पर जाती है तो वहां सृष्टि को खड़ा देख वह हैरान रह जाता है। वह उठकर गेट की तरफ आता है और पिया को हटाकर सृष्टि से कड़ी आवाज में पूछता है, कहाँ से आ रही है? आप कहाँ गई थी? सृष्टि को समझ नहीं आ रहा था वह अब क्या जवाब दे। उसे तो लगा था कि अब तक सब कोई गहरी नींद में सो चुके होंगे और कोई नौकरानी दरवाजा खोल देगी, लेकिन उसे नहीं पता था कि आज वह पकड़ी जाएगी, वो भी अपने भाई सम्राट के हाथों। सृष्टि को चुपचाप खड़ा देख सम्राट और गुस्से में आ जाता है और उसका हाथ कसकर पकड़कर कहता है, इतनी रात को कहाँ से वापस रही हो? जवाब दो। सृष्टि अब बिल्कुल डर चुकी थी। उसे तो कोई बहाना भी नहीं सूझ रहा था। वह कुछ सोचकर डरते हुए कहती है, भाई मैं अपनी सहेली के घर गई थी, उसका बर्थडे था, आज बस आने में थोड़ी देर हो गई। इस पर सम्राट कहता है, थोड़ी देर हो गई? रात के 100 बज रहे हैं, किसने परमिशन दी तुमको जाने की? और अब तक वापस भी नहीं आई। किसी घर वालों को यह होश भी नहीं। वो गुस्से में सृष्टि का हाथ झटकता है और रानी सा बुलाने लगता है।
मामा ये सुनकर सृष्टि भागकर सम्राट के पास आती है और कहती है, नहीं भाई प्लीज माँ को मत बताइए, वो मैं बिना किसी से पूछे गई थी। अगर पूछती तो माँ मुझे कभी जाने ही नहीं देती, मैं तो सबके सोने के बाद चुपके से निकल गई थी, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। अब मैं ऐसी गलती दोबारा नहीं करूंगी। सम्राट को बहुत गुस्सा तो आ रहा था, लेकिन सृष्टि की आंखों में आंसू देख वो खुद को शांत कर लेता है और कहता है, इतनी रात को बाहर रहना कितना हार्मफुल है ये पता है तुम्हें? अगर कुछ हो जाता तो तुम मुझे फोन करके बुला लेती, मैं आ जाता तुम्हें पिक करने। इस पे सृष्टि कहती, भाई मैंने वहीं से गाड़ी बुक कर ली थी और रास्ते में कोई भी परेशानी नहीं हुई। ट्रस्ट मी। ये सुनकर सम्राट कहता है, इस बार माफ कर दे रहा हूँ, लेकिन दोबारा ऐसा नहीं होना चाहिए। इस पर सृष्टि तुरंत हाँ में अपना सिर हिला देती है। यह देखकर सम्राट उसके सर पर अपना हाथ फेरता है और ऊपर अपने कमरे में चला जाता है। सम्राट के जाने के बाद तब कहीं जाकर सृष्टि को चैन आता है। यहाँ पिया सृष्टि के पीछे ही खड़ी थी और उसकी नजर सृष्टि के पीठ पर ही थी जिस पर खरोच के निशान थे। सृष्टि ने बैकलेस फ्रॉक पहना था जिस वजह से वह साफ नजर आ रहे थे। ये देखकर वो बहुत परेशान हो जाती है और सृष्टि के पास जाकर पूछती है, आपके पीठ पर ये निशान कैसे हैं? ये कैसे हो गया? आप कुछ छुपा रही है हमसे? पिया के सवाल सुन सृष्टि का दिमाग गर्म हो जाता है और वह कहती है, तुम होती कौन हो मुझसे सवाल करने वाली? अपनी औकात में रहो समझी। यहाँ तुम्हें मजबूरी में लाया गया है बस। यहाँ अपना ज्यादा हक मत जताओ और मेरे मामलों में तो टांग अड़ाने की सोचना भी मत। यह कहकर वह गुस्से से अपने कमरे में चली जाती है। सृष्टि की बातें सुन पिया की आंखों में आंसू आ जाते हैं। सृष्टि की चोट देख उसे टेंशन हो रही थी। वह पहले ही समझ गई थी कि सृष्टि सम्राट से बहाने बना रही है, लेकिन उसने उस वक्त सम्राट के सामने कुछ नहीं कहा क्योंकि वह मामले को और नहीं बिगाड़ना चाहती थी। वह जानती है कि जरूर सृष्टि किसी परेशानी में है, लेकिन जब वह खुद उससे कह ही नहीं रही तो उसे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ जब सृष्टि अपने कमरे में आती है तो अपना पर्स बिस्तर पर फेंककर तुरंत वॉशरूम में जाती है और अपने पीठ को आईने में देखने लगती है। अपने पीठ पर लगे खरोच के निशान देख उसके आंखों में आंसू भर आते हैं। वह सिंक के पास जाकर अपने चेहरे पर पानी मारती है, लेकिन उसके आंसू थमने का नाम ही नहीं ले रहे थे। अगले दिन राजमहल में कल होने वाले रिसेप्शन पार्टी के लिए आज ही से तैयारियां शुरू हो गई थीं। सुबह से ही घर में चहल पहल हो चुकी थी और राजमहल के गार्डन में पार्टी की डेकोरेशन शुरू हो गई थी। इसी चहल पहल की वजह से पिया की नींद खुल जाती है। वह उठकर सोफे पर बैठती है और अंगड़ाई लेती है। कमरे में सम्राट नहीं था क्योंकि वह सुबह सुबह ही बाहर जॉर्गन के लिए चला गया था। पिया तो समझ ही नहीं पा रही थी कि आखिर सम्राट के अंदर इतनी एनर्जी रहती कैसे है। वह इन सब बातों पे ज्यादा नहीं सोचती और अंदर वॉशरूम में चली जाती है। फ्रेश होकर और शॉवल लेकर वो टॉवल लपेटकर वो जैसे ही वॉशरूम से बाहर आती है, बिस्तर कर सम्राट को बैठा देख चौंक जाती है। यहाँ सम्राट कमरे में आकर बिस्तर पर बैठ अपने शूज खोल रहा था। इतने में ही वॉशरूम का दरवाजा खुलता है और पिया निकलती है जो सिर्फ टॉवल में ही थी। सम्राट की नजर जब पिया पर पड़ती है तो वह उसे देखता ही रह जाता है। पिया के भीगे लंबे बाल उसके गोरे बदन पर लिपटा, वो लाल टॉवल उसके गले पर पानी की बूंदें और उसकी नशीली खुशबू उसे अपनी तरफ खींच रही थी। पिया के गाल तो शर्म से बिल्कुल लाल हो चुके थे। वह तो समझ ही नहीं पा रही थी कि अब वो क्या करे। यहाँ सम्राट जब बिस्तर से उठकर उसकी तरफ एक कदम ही बढ़ाता है कि पिया तुरंत वॉशरूम के अंदर वापस जाकर गेट बंद कर लेती है। घबराहट से उसकी सांसें तेज हो चुकी थी। उसकी इज्जत का आज मजाक ही बन गया सम्राट के सामने। अब वह कैसे उससे नजरें मिलाएगी? वह ये सब सोच ही रही थी कि तभी सम्राट की आवाज आती है, अब क्या अंदर ही रहोगी? तुम्हारी साड़ी तो यहाँ बाहर सोफे पर रखी है। यह सुनकर पिया कहती है, ना प्लीज मुझे वह साड़ी दे देंगे। इस पर सम्राट कुछ देर सोचता है और कहता है, नहीं खुद बाहर आओ। यह सुनकर पिया चिढ़ जाती है और समझ जाती है कि सम्राट फिर से उसे परेशान कर रहा है। लेकिन इस वक्त अगर उसने सम्राट से लड़ाई कर ली तो शायद पूरा दिन उसे इसी टॉवल में बाथरूम में बिताना पड़े। ये सोचकर वह अपने गुस्से को कंट्रोल करके कहती है, ठीक है आप थोड़ी देर के लिए कमरे से बाहर चले जाइए, मैं अपनी साड़ी ले लेती हूँ। इस पर सम्राट कहता है, ये कमरा मेरा है, यहाँ मैं अपनी मर्जी से आता जाता हूँ। ये सुनकर पिया कहती है, तो मैं आपके सामने कैसे बाहर आ सकती हूँ इस तरह? यहाँ सम्राट अपने हाथों में पिया की साड़ी लिए सोफे पर ही बैठा था। पिया को परेशान करने में उसे बहुत मजा आ रहा था। पिया की बात सुनकर वह कहता है, तुम्हें क्या लगता है तुम्हें इस तरह टॉवल में देख मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा? सम्राट सिंह राठौर इज नॉट दैट इजी गर्ल। मुझे तुम में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैं कुछ नहीं करूंगा। ये सुनकर पिया को और भी ज्यादा गुस्सा आने लगता है और वो गुस्से में कहती है, हाँ तो मैंने कब कहा कि आप मुझे कुछ करेंगे? आप खुद से कुछ ज्यादा ही अस्यूम कर रहे हैं। बिना मेरी मर्जी के कोई मेरे साथ कुछ नहीं कर सकता। इस पर सम्राट हंसते हुए कहता है, अच्छा सो डैट मीन्स कि तुमने ये शादी बिल्कुल अपनी मर्जी से की है। मुझे पहले ही तुम्हें देख के लगा था डैट यू हैव अ क्रश ऑन मी। सम्राट की बातें सुन तो पिया का खून खोल रहा था। वह गुस्से में कहती है, आप खुद को समझते क्या है? फालतू कहानियां खुद से मत बनाइए। मुझे आपसे कोई बहस नहीं करनी। प्लीज मेरी साड़ी मुझे दे दीजिए। इस पर सम्राट कहता है, मैं खुद को क्या समझता हूँ? कुछ नहीं समझता मैं तुम्हारा। खुद को पिया में कुछ नहीं लगता तुम्हारा। तो मैं किसी गैर लड़की के कपड़े क्यों टच करूं? अच्छा होगा कि तुम इसे खुद आकर ले लो। ये सुनकर पिया कहती है, अच्छा तो आप गैर लड़की के कपड़े नहीं छू सकते, लेकिन उसको टॉवल में देख सकते हैं। ये है जैसलमेर के होने वाले हुकुम सा के रोल्स, राइट?
पिया का गुस्सा सम्राट को बहुत पसंद आ रहा था। वह पिया की साड़ी वापस टेबल पर रखते हुए कहता है, सारा दिन बाथरूम में रहने का इरादा है क्या? क्योंकि जैसलमेर का होने वाला हुक्म सा किसी और का हुक्म कभी नहीं मानता और ये मेरा एक और रूल है। माय क्लियर? सम्राट की बात सुन पिया समझ जाती है कि वह उसे सदी नहीं देने वाला और ना ही कमरे से बाहर जाने वाला है। काश वो अपनी साड़ी लेकर ही वॉशरूम में आ जाती। अब उससे बहस करके कोई फायदा नहीं। ये बस उसका दूसरा तरीका है, उसे नीचा दिखाने का और खुद को बड़ा साबित करना। उसे बाहर जाना ही होगा। वह वॉशरूम का दरवाजा खोलती है और अपनी पलकें झुकाए धीरे धीरे टेबल की तरफ बढ़ने लगती है। पिया सम्राट की तरफ देख नहीं रही थी, लेकिन सम्राट की नजर उस पर ही गड़ी है। ये वह अच्छे से महसूस कर पा रही थी। वो जल्दी से अपनी साड़ी लेती है और वापस वॉशरूम के अंदर चली जाती है। वॉशरूम का दरवाजा बंद होने की आवाज से सम्राट अपने ख्यालों से बाहर आता है। पिया को इस तरह देख वो उसमें ही खोसा गया था। इतना खिंचाव और इतना आकर्षण उसने आज से पहले किसी भी लड़की के लिए महसूस नहीं किया। हजारों खूबसूरत लड़कियां दिल फेंकती हैं उस पर, लेकिन उसका दिल एक साधारण सी दिखने वाली लड़की के लिए धड़क रहा है। आखिर ऐसा क्या है उसमें? कुछ देर बाद यहाँ डाइनिंग हॉल में बैठे सब नाश्ता कर रहे। सम्राट भी वहीं बैठा था और नाश्ता कर रहा था। इतने में हुकुम सा रानी सा से पूछते हैं, सृष्टि कहाँ है? नाश्ते का वक्त हो गया है, उसे कॉलेज नहीं जाना आज। इस पर रानी सा कहती है, वह तो हमेशा खुद से ही उठ जाती है, पता नहीं आज इतनी देर क्यों हो गई छाया। जरा देखो जाकर। ये सुनकर छाया माँ जाने को ही होती है कि इतने में सृष्टि वहां आ जाती है। वो सबके साथ बैठ जाती है और नाश्ता करने लगती है। सब आपस में कल होने वाली रिसेप्शन की बात कर रहे थे, लेकिन हमेशा बीच में बोलने वाली सृष्टि आज बिल्कुल चुप बैठी थी। उसकी आंखें भी बहुत थकी लग रही है। देखकर सम्राट उससे पूछता है, सृष्टि इज एवरीथिंग ऑल राइट? तुम ठीक से नाश्ता क्यों नहीं कर रही? ये सुनकर रानी सा कहती है, क्या हुआ बेटा, आपकी तबीयत ठीक नहीं है? इस पर सृष्टि कहती है, नहीं मैं ठीक हूँ, बस वो कल रात ठीक से नींद नहीं आई। तो इतने में दादी सा कहती है, हाँ तो नाश्ता करके कमरे में जाकर आराम कर, आज कॉलेज जाने की जरूरत ना से। इस पर सृष्टि अपना सिर हाँ में हिला देती है। दोपहर का वक्त था। घर के सारे मर्द ऑफिस काम पर चले गए थे। यहाँ पिया बैठी बैठी बोर हो रही थी, इसलिए वो काव्या के कमरे में आती है। जब वो वहां आती है तो देखती है कि काव्या सोफे पे बैठी थी और उसके चेहरे पर कोई फेस पैक लगा था और एक बूढ़ी नौकरानी वहां बैठी उसके पैरों की मालिश कर रही थी। पिया को यह देखकर अजीब लगता है, लेकिन वह कुछ नहीं कहती क्योंकि काव्या का दिमाग उस पर जल्दी गर्म हो जाता है। पिया को देख काव्या कहती है, अरे पिया कहाँ है तू? हाँ सुबह से काम कर रही है, अब जाकर तुझे टाइम मिला। सच में इन लोगों ने तुझे नौकर समझ के रखा है। इस पर पिया अपना सिर ना में हिलाते हुए कहती है, नहीं ऐसा नहीं है, मैं काम अपनी खुशी से करती हूँ और ये हमारा ही घर है तो ये हमारी जिम्मेदारी है। ये सुनकर काव्या कहती है, हाँ व्हाटएवर, लेकिन कल हमारा रिसेप्शन पार्टी है तो थोड़ा खुद को पैम्पर करना तो बनता है ना। चला तू भी बैठ। ये औरत बहुत अच्छा मालिश करती है। काव्या की बात सुन पिया इस नौकरानी को देखती है जो अपना सिर झुकाए जमीन पर बैठी थी और उसके आंखों में आंसू भरे हुए थे। ये देख वो उसके पास आकर बैठती है और पूछती है, क्या हुआ आपको? आप रो क्यों रही है? वह नौकरानी अपना सिर ना में हिला देती है, लेकिन फिर भी पिया उन्हें पकड़कर पूछती है, बताइए ना कोई परेशानी है आपको? ये सुनकर वह नौकरानी रोते हुए कहती है, बहरानी सा वो मारे, घाव में मारी माँ की तबीयत बहुत खराब से डॉक्टर बाबू ने जवाब भी दे दिया है, वह ज्यादा दिन तक बच नहीं पाएंगी। सोचा था उनसे मिल लूंगी एक बार, लेकिन दादी सा ने मारिया को छुट्टी ना दी। वह अभी यहाँ बहुत काम है इसलिए। इस पर पिया कहती है, तो आपने उन्हें बताया नहीं, आप छुट्टी किस लिए मांग रही हैं? ये सुनकर वह नौकरानी कहती है, बताया था, लेकिन उन्होंने कहा है कि जब यहाँ का सारा प्रोग्राम खत्म हो जाएगा तब चली जाना। उस नौकरानी की बातें सुन पिया को उस पर बहुत दया आने लगती है। वह कुछ सोचकर कहती है, यहाँ और भी लोग हैं काम देखने के लिए, आप गांव जाइए, अभी आपकी जरूरत वहां है। इस पर वह नौकरानी कहती है, लेकिन दादी सा पिया उस नौकरानी को उठाती है और कहती है, दादी सा से मैं बात कर लूंगी, अभी आप निकल जाइए, बस किसी से कुछ कहने की जरूरत नहीं है और आप चिंता मत करिए, कोई आपको काम से नहीं निकालेगा, ये मेरा प्रॉमिस है, जाइए। पिया की बात सुनकर वह खुश हो जाती है और उसके सामने अपने हाथ जोड़ लेती है। ये देख पिया उसका हाथ पकड़कर कहती है, ये मत करिए प्लीज, इससे पहले कि किसी को पता चला आप यहाँ से निकाल जाइए। ये सुन वो नौकरानी वहां से चली जाती है। उसके जाते ही काव्या कहती है, क्या किया ये तूने, उसे जाने क्यों दिया? अगर दादी सा को पता चला तो? इस पर पिया सोच में पड़ जाती है और कहती है, मैं बात कर लूंगी उनसे। शाम का वक्त राजमहल में बहुत चहल पहल थी। सारी तैयारियां जोरों शोरों से चल रही थीं। यहाँ बैठक में सारा राज परिवार बैठा हुआ था। इतने में सम्राट के बगल में बैठी दादी सा छाया माँ से कहती है, अरे विमला कहाँ है? उसे बुला, मारे सर में बहुत दर्द हो रहा है, बोल उसे गर्म तेल साथ में लाने। इस पर छाया माँ कहती है, राजमाता वो विमला तो यहाँ नहीं है, वह अपने गांव चली गई है। ये सुनकर दादी सा भड़क जाती है और कहती है, मारे मना करने के बाद भी वह चली गई, अब काम ना करना है कि उसे इधर किसने इजाजत दी उसे जाने की? ऐसी और स्टोरीज सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय।